every time you bring out something new is not possible, humanly possible, not humanly possible, honestly. आप 10 काम कर रहे हो, 10वें नॉवल हो गए, तो मतलब ये थोड़ा नहीं समझ में आता है कि इतना नॉवल कैसे हो सकता है. नॉवल मीन्स टोटली न्यू, not that you are working on something, doing some extension, that is okay, something different, some addition, but not novel. But novelty जो इस word इसमें लिखा है, if somebody comes out with something novel, then of course it will fall into this category. Relevance से मतलब है कि जो भी आप प्रोजेक्ट लेते हो वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए कि कोई एकेडमिक रिसर्च कर लिया, एकेडमिक कुछ काम कर लिया और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. It should be relevant to the scientific community. It should be relevant to the existing knowledge of the subject. आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही लोग का एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो आप आजकल कुछ काम कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस से फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल फ्रॉम सम सोर्सेस. अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रही है, राइट? पता नहीं लोगों ने लिटरेचर में कितने सारे सब्सटेंसेस में से, मटेरियल्स में से इथेनॉल बना लिया है. बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू गिव टू द साइंटिफिक कम्युनिटी इज 4-5 चीजें अब दुनिया में चल रही हैं. वो कौन सी हैं? वो ये है अक्रॉस ब्रांचेस: टाइम, कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड इफिशिएंसी ऑफ योर मेथड. ये 4 ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं. किसी भी टॉपिक को आप टैकल कर सकते हो ये 4 में. अब जरूरी नहीं है कि ये चारों चीजें आप सेटिस्फाई कर पाओ एट द एंड ऑफ द डे. इफ यू कैन सेटिस्फाई वन, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. So it should be something which is relevant to the scientific community. So if people will read your work, they will understand that if you follow this process for this material, this is the best pathway. આવી રીતે તમે કરશો તો તમને મિલેગા. That means you will be, first you are just trying to create, you produce ethanol. Then the next process would be to optimize this method. कल को कोई ऐसे पूछेगा, अच्छा आपने 50 ml बना लिया, हाँ, तो कितना लिया था, मटेरियल कितना था? भाई 2 किलो लिया था, 10 किलो लिया था, 50 ग्राम लिया था, कितना लिया था? बताओगे सर मैंने तो ये तो 10 ग्राम में से बना दिया. मतलब कम से कम स्टार्टिंग मटेरियल का अमाउंट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, दैट इज योर इफिशिएंसी. उसके बाद एक और सवाल आएगा कि ये मटेरियल जो आपने लिया इसकी खुद की कॉस्ट कितनी थी. तब तुम बताओगे कि ये हमने वेस्ट लिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप बॉटल से केमिकल लगा के कुछ रिएक्शन रखते हो तो आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें एक्सटेंसिव. व्हाट यू वांट इज टू प्रोजेक्ट फ्रॉम योर, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट यही चीज इसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपने ये बताया कि मैंने ऐसा वेस्ट जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो प्रोडक्ट लिया, वो मटेरियल मैंने लिया फ्री ऑफ कॉस्ट. द ओनली कॉस्ट विच आई पेड वाज ट्रांसपोर्टेशन. अभी आप इतना काम कर रहे हो, पैकेट में आपने कहीं से बुलवा लिया, चलो वो तो फ्री में आ गया. लेकिन अगर आप यही चीज लार्ज स्केल में करोगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लगेगा. सो दिस इज गुड कि मटेरियल इज फ्री, you just need to transport from that place to your lab and you can do this. ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि आपने इसमें ये यूज किया. उसके बाद जो भी आपने प्रोसेस किया वो कितने स्टेप्स का प्रोसेस था? 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप. जितने कम से कम स्टेप्स, that again falls under this. आपने उसमें कौन से केमिकल्स यूज किए, कॉस्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हार्मफुल थे एनवायरमेंट को या नहीं थे, बिनाइन थे. बिनाइन मतलब विच डू नॉट ट्रबल द एनवायरमेंट. वैसे बिनाइन सब्सटेंसेस लिए, कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटेंसेस लिए.
दीज आर योर इनपुट्स। मैं आपको इसलिए ये पॉइंट्स बता रहा हूं कि जब आप प्रेजेंटेशन करोगे ना, नोबडी इज गोइंग टू डू जो आपने काम किया। कोई बता सकता है जो आपने किया, मैंने तो ये किया बन गया, कोई चैलेंज कर सकेगा? वो तो आपने किया, हम तो उठ के जाने वाले हैं। लेकिन आपको जो प्रेजेंटेशन करना है, जिस चीज पे फोकस करना है, जिसके बेसिस पे आपका इवेल्युएशन होगा, इज दिस। तो ये छोटे छोटे जितने भी है, जैसे स्टेप्स लिए, उसमें कौन से केमिकल्स लिए, फिर आता है टाइम। मैंने तो 5 घंटे गर्म, अरे 5 घंटे मतलब आपने कितनी एनर्जी यूज कर ली? कौन सा मीडियम यूज किया था? थर्मल एनर्जी ली थी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली थी? 5 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। तो इफ यू कैन से कि भाई, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट टुक अस अबाउट 2 hours to get this efficiency. But on subsequent optimization of the process, we tried use of different catalysts, and those catalysts were again obtained from waste, which led us to reduce the time from 2 hours to 25 minutes. This is your contribution, and that is how you need to present your work. तभी उसकी वैल्यू है। प्रोजेक्ट, जब मैं बार बार सबसे कहता हूँ, स्टूडेंट से कहता हूँ, प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप दिखाओ कि भाई देखो मैंने तो इतनी बड़ी केमिस्ट्री कर दी, वो हो ही नहीं सकती 2-3 महीने में, 4 महीने, ठीक है ना? उसके लिए यू नीड नॉट मेनी ईयर्स। बट वॉट एवर स्मॉल प्रोजेक्ट इज, यू नीड टू जस्टिफाई, दैट्स इट। और किसी भी प्रोजेक्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हो, और हम उसको, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता सकते हैं। बट वी आर नॉट हियर टू फाइंड आउट नेगेटिव पॉइंट्स, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रेजेंटर, you should be confident with whatever little you have done. You should be thorough with what you have done, and it should be very clear to the audience that these are the things which I intended, and this is what I obtained finally, and this is what I conclude. It will have limitations. देखो, दुनिया में पहली चीज न थी, न है, न होगी, जिसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं, ठीक है ना? तो वो तो it goes out of the room. But the thing is, जो एग्जिस्टिंग था उससे आपने बेटर किया ना, किसी एक क्राइटेरिया में, 2 क्राइटेरिया में, 3 में, 4 में, 5 में, यस, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। सो दैट everything comes under this last statement, and this is valid for all 4 papers. This is valid for all 4 papers. कि जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ, ये आपको समझ में आता है ना? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरीके से मैं चाहता हूँ आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि व्हेन यू गो आउट ना, यहाँ से इसका ये जो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसका मीनिंग क्या है, इसका बिहाइंड लॉजिक क्या थी? 1 महीने की जो लॉजिक हमने इसमें एफर्ट किया है, उसका उसका लॉजिक, उसकी रीजनिंग क्या थी हमारी? फर्स्ट रीजनिंग, हमारा स्टूडेंट, द one major limitation we find when students come to a semester 1 is lack of total confidence. He may have read, he may have secured 90%, but you ask him to say 2 sentences in front of class, he hesitates, he or she hesitates. He is not confident. अब तो होए तो भी वो बोलने वाला नहीं है, उसने कसम खा ली है कि मैं यहाँ तो कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्यों? उसको एक ही डर है, गलत हो गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मेरी मजाक करेंगे, वॉट एवर। दिस इज ऑल नॉनसेंस थिंग्स। कोई भी जना कुछ चीज सीख के नहीं आता। हमको यहाँ ऐसे आगे टपक गए क्या? नहीं नहीं, कितनी गलतियां की होंगी लाइफ में तब जाके, और हर जना गलती करता है, और गलती से आदमी सीखता है, ये भी बात सही है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है ना, तो कभी आदमी कुछ सीखता ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं तो कहूंगा गलतियां करो, बहुत पिटफॉल्स आएंगे आपके लाइफ में, और ये प्रोसेस में जो आप कर रहे हो, इसे डरना नहीं है, और हर स्टेप पे आपको कुछ चीज सीखने मिलेगी। उसी को आप, यही एक्सपीरियंस जब मल्टीपल हो जाता है ना, तब आप कहा जाता है ये एक्सपीरियंस। एक बार आप इसमें 6 महीने काम कर लेते हो, फिर आपसे इसके बारे में कोई भी कुछ पूछे, तो क्या आप कुछ भी चीज बोल सकते हो? जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके दिमाग में ये सब चले गए हैं, तो आप किसी का भी आंसर कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, और ये भी बता सकते हो इतना किया, इतना बाकी है। हाँ, ये चीजें बाकी हैं जिसको हम फ्यूचर में करेंगे, इतना हमने अचीव कर लिया, इसके बाद सामने वाला क्या पूछेगा? व्हेन यू आर एडमिटिंग एवरीथिंग। तो दिस इज, ये एक चीज थी। दूसरी चीज, एक तो बोलना सीख जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए।
और दूसरी चीज थी कि लिखना, हमें लिखना नहीं आता। मैं वो नहीं कर रहा जो मार्क्स मिल जाते हैं, वो तो सबको मिल जाते हैं। तुम गोख लो, वॉमिट करो, 80 90 होता ही है, वो तो चला ही आ रहा है सालों से। आपको मैं कहूँ एक एप्लीकेशन लिख दो, तुम्हें कोई चीज कहीं से मंगवानी है, राइट अ प्रॉपर एप्लीकेशन, वो नहीं आता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं आता, मेजोरिटी को नहीं आता, लिख नहीं पाते किसी भी चीज में, मतलब वो हेजिटेट करते हैं। वो भी चीज हट जानी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स में से। जितना आप रेगुलर टीचिंग में पढ़ते थे ना, वो आपने सारा लाइफ क्लासरूम टीचिंग की ना, अब सारा फोकस आप पे आएगा। अभी तक टीचर पे होता था, आए बैठे, टीचर ने कुछ बोला, कुछ लिखा, घर चले गए, डेट आई एग्जाम की, एग्जाम दे दिया, याद कर लिया रात में बैठ के, खत्म। यही हमने सबने हमने भी यही किया, हर जन ने यही किया। अब ये चीज को हमको ब्रेक करना है। लेट यू बिकम इंडिपेंडेंट, लेट यू डू थिंग्स ऑन योर ओन। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारी स्पून फीडिंग की जाए। तुमको सिलेबस दे दिया, तुमको कन्फाइन कर दिया, ये 5 पॉइंट इस यूनिट में, इसमें इसीलिए इसमें कोई सिलेबस नहीं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू वर्क अंडर एनीवन। मतलब इतना फ्रीडम दिया है जस्ट टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स सच दैट व्हेन दे मूव आउट, पीपल शुड वैल्यू देम, कि नहीं इसको जो जितना भी काम किया है, ही इज क्लियर विथ इट, ही इज थरो विथ इट, एंड आई थिंक इफ ही डज समथिंग न्यू, he will be equally thorough and he is very confident. बोलता भी अच्छा है, लिखता भी अच्छा है, प्रेजेंट भी अच्छा करता है, काम भी अच्छे से करता है। ये सारी चीजें को ध्यान में रख के ये सिलेबस बनाने की कोशिश की गई है। मुझे पता नहीं है कौन से स्टेट में या कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिलेबस बना है, बट यहाँ बन गया है। हमने किसी को देखा नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं कि ये किसने बनाया है। जो सोच थी बस वो लिख दिया है। ये पॉइंट कहीं नहीं है, आप नेट पे देख लेना कहीं पे अगर आपको दिखेगा। बैठे 1 महीने तक लास्ट में ये सब कर दिया है। तो ये एक चीज थी जो इसका थॉट प्रोसेस था। अब कुछ इसके बारे में भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी साइंटिफिक राइटिंग ही चल रहा है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज अभी नहीं तो फ्यूचर में तो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पब्लिश कर लेना इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंने इसमें लिखा भी है, इसको बोल्ड भी कर दिया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पब्लिश करो, अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एडिशनल वेटेज लिखा ही है ना कहीं पे, इट विल बी गिवन, कहीं लिखा होगा कि एडिशनल वेटेज विल बी गिवन फॉर वर्क व्हिच इज पब्लिश्ड। एंड द गुड थिंग इज, सिंस यू पीपल whatever 5-6 people जो भी involved है at the moment, you have started now, even if it is a small work, you can get it published in some decent journal wherever possible. I don't know what will be the outcome, but whenever it happens, maybe 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद, then we can sit and think कि कहाँ पे ये कर दिया, so that you people get that credit because you have not seen your name. अभी आप दूसरों का नाम पढ़ते हो, बाद में आपका नाम भी आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो एक ये चीज है। अब इसमें 1-2 चीजें ऐसी लिखी हैं कि जर्नल विच इज इंडेक्स्ड इन यूजीसी केयर लिस्ट, वेब ऑफ साइंस, स्कॉपस, एससीआई, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड। ये टर्म्स में घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऐसी डेटाबेसेस हैं दुनिया में, जैसे स्कॉपस आप देख रहे हो, एससीआई और एससीआईई और वेब ऑफ साइंस, ये ऐसे डेटाबेस बन गए हैं दुनिया में कि आपका बायोडेटा रिफ्लेक्ट इससे होता है, ना कि सीवी, ना कि आपका वो एमएससी अब किया था, फिर बीएससी अब किया, फिर परसेंटेज इतनी है यहां से किया, वो एक कन्वेंशनल हमारा सीवी होता है। आज किसी भी इंसान को आपके बारे में जानना है तो वो आपका नाम, आपका प्लेस ऑफ वर्क, इंस्टीट्यूशन का नाम अगर इसके अंदर डालेगा ना, उसको सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसी चीज है, साइंटिफिक डेटा की बात है। उम्र नहीं बताएगा, ये एमएससी कहां से किया वो बताएगा, इसको पता नहीं, तो तुमने जहां से भी किया, तुम्हारी क्या वो सब चीज नहीं। जितना भी साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूशन विच इज द फाइनली विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर सीवी can be have you can have from this, and these are world recognized bodies। मतलब ये सब institutions हैं,
जिन्होंने ये सब चीजें का डेटाबेस बनाया है। तो जब आप अप्लाई करते हो कहीं बाहर, अगर वो आपका नाम इसमें डालेगा, उसको पता चल जाएगा, उसके बाद उसको उसको आपकी जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिस विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। तो ये उस तरीके के हैं। इसके बाद अब ये इतनी वैसी चीजें हैं कि एवरीथिंग कैन नॉट बी शोन टू यू इन दिस स्क्रीन यहाँ पे, बट जितनी भी चीजें होंगी वी विल सिट एंड डिस्कस। जब आप काम करते हो तब वी कैन सिट एंड डिस्कस कि और ये सब चीजें क्या होती है, कैसे हम देखते हैं। सर देखो, सबका यूजर पासवर्ड होता है, आप तो पता ही है। सॉफ्टवेयर में जब जाते हो तो ऐसी कोई चीज खुल नहीं जाती, सबका सॉफ्टवेयर में होता है। तो वो उस तरीके से इसका यूजर पासवर्ड होता है, उससे आप खोल के आप जाइए, सबका आप खोल के देख सकते हो। नाम लिखिए, इंस्टीट्यूशन लिखिए, आपको सब डेटा मिल जाने वाला है उनका, कौन से साल में कौन सी जर्नल में क्या पब्लिश किया था, विद टाइटल। एंड इफ यू हैव फर्दर पासवर्ड की फैसिलिटी है तो आप उसने एग्जैक्ट क्या काम किया था वो भी उतार सकते हो, देख सकते हो उसने सब कुछ काम क्या किया था वो भी बताएगा। तो ये कुछ ऐसी जर्नल्स लिखी हुई हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं आप पब्लिश कर दो, लेकिन अगर कर लेते हो तो यही जर्नल्स हैं जो इसके अंदर जर्नल्स आती हैं, उसमें करोगे तो आपका नाम लाइफ लॉन्ग। हाँ, पूछते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे तो भैया मैं तो अभी, हाँ, हाँ, क्या करना है अब देखो। चलो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की है, उन्होंने एक ऐसी लिस्ट ऑफ जर्नल्स बना दी है जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये मेरिटोरियस जर्नल्स हैं। इसमें अगर आप कोई काम करके पब्लिश करोगे तो इट विल बी काउंटेड एज योर क्रेडिट, एज योर क्रेडिट। अब दिस इज वैलिड ओनली इन इंडिया, समझे। देखो क्या होता है कि, चलो मैं पहले इंडिया की बात करता हूं फिर बाहर की बात करूंगा। इंडिया में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये चाहा टाइम टू टाइम कि हम एक अपनी जर्नल बनाए। तो उन्होंने एक जर्नल बनाई। अब जर्नल ऐसी तो बन नहीं जाती, तो मालूम है कुछ भी तुम्हारी इच्छा हुई तो सुबह हुआ कुछ बना दिया, नहीं, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट में इसकी रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन गवर्नमेंट भी इतनी आसानी से किसी को रजिस्टर करने देती नहीं है कि भाई उसकी लाइफ क्या है, हमें तो पता ही नहीं है तुम कौन, आगे चले चल के होगा क्या इस जर्नल का, हमें पता नहीं है। तो वो एक पीरियड देती है, एक एम्बार्गो पीरियड देती है कि जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि यू कैन सस्टेन, यू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी पेपर्स इन योर जर्नल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तब वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारी जर्नल अच्छी चल रही है, उसमें पेपर अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। एक और चीज आती है पीयर रिव्यूइंग। पीयर रिव्यूइंग मतलब ये होता है कि जब आप कोई पेपर लिख के भेजते हो किसी जर्नल में, तो कहाँ जाता है। देखो, जर्नल का ऐसा होता है, एक जर्नल मैनेजर होता है, उसके बाद एक एडिटर होता है, एडिटर के नीचे को एडिटर्स होते हैं, एसोसिएट एडिटर्स होते हैं, ठीक है। वो एक पूरी टीम होती है। तो सबसे पहले जब आप पेपर इलेक्ट्रॉनिकली भेजोगे तो जर्नल मैनेजर के पास जाएंगे। जर्नल मैनेजर ये देखेगा कि जो जर्नल की गाइडलाइंस होती हैं, कि देखो पेपर ऐसे कुछ भी बना के नहीं भेज सकते, उसने एक फिक्स गाइडलाइंस बनाई, उसमें वो डज योर पेपर एडहेयर टू द गाइडलाइंस विच आर पब्लिश्ड फॉर दैट जर्नल, यस। अब इसकी गाइडलाइंस के बारे में मत पूछना क्योंकि फिर खत्म ही नहीं होगा। एक गाइडलाइंस होती है, ठीक है, और हर जर्नल की अपनी अलग गाइडलाइंस है, ये भी सुन लो। दुनिया में अगर 1 लाख जर्नल्स हैं तो 1 लाख गाइडलाइंस है, राइट। हर एक जर्नल की अपनी गाइडलाइंस 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 पेज तक की होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। तो उसकी गाइडलाइंस में है, हाँ। अब वो क्या करेगा, उसको पेपर को मतलब सेंड करेगा, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, फिजिकल कुछ नहीं है, एडिटर को भेज देगा। एडिटर क्या करेगा, अच्छा ये काम किसको पर्टेन करता है, क्योंकि एक जर्नल के पास जात जात के पेपर आते हैं, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया, तो वो देखेगा अच्छा ये काम है, तो मेरे पास जो एसोसिएट एडिटर है वो इस काम से डील कर सकता है, तो वो लेके उसको भेज देगा अपने एसोसिएट एडिटर या को एडिटर या और भी होते हैं, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनको भेज देंगे।
अब वो पढ़ेगा, उसको लगेगा हाँ मतलब कुछ उसकी फील्ड का है। फिर वो ये सोचेगा, ये काम को अगर मैं पब्लिश कराऊं तो क्या मेरी जर्नल की वैल्यू होगी? ऐसी फालतू तुम चीजें कुछ भी चिपका दो, तो जब तुम पढ़ोगे, जैसे तुम रीडर हो, क्या आवी जर्नल में आवो पेपर नहीं वाचो, तो ये तो उसकी डिस्क्रेडिट हो गई। तो वो क्या सोचेगा कि ऐसा काम लो, ऐसा काम पब्लिश करवाओ जो कि लोग जब पढ़ें तब क्या करेंगे, अच्छा ये जर्नल में ये काम था, तो बहुत अच्छा है। फिर वो चलो ऐसी हम भी कुछ काम करते हैं, जैसे आप लोग भी कुछ किसी को देख के काम करोगे, हाँ ये अच्छा है। फिर क्या करोगे, लिखोगे। तो जब लिखोगे तो बोलोगे हमने इसको रिफर किया, तो उसकी क्रेडिट बढ़ गई, वो जर्नल की अब ऐसे दुनिया में तो कितना चल रहा है, एक थोड़ी ऑथर है, करोड़ों ऑथर है। अगर हजारों ने भी देख लिया तो 1000 क्रेडिट पॉइंट्स उसको मिलते हैं, उससे जनरेट होता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये बहुत ही एक वैसा अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब एक स्लाइड पे मैं 2-4 घंटे बोल दूं ना तो भी ये खत्म नहीं होगा, इतनी डीप रूटेड चीजें हैं। अच्छा ठीक है, मैं कट शॉर्ट करता हूँ। रिव्यूअर के पास, एडिटर के, एसोसिएट एडिटर के पास गया, उसने सोचा हाँ ये काम पब्लिश करना चाहिए, समथिंग इज न्यू, समथिंग इज डिफरेंट। काम तो वही है लेकिन बड़े अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, बहुत अलग रिजल्ट लाया है। आई थिंक अगर मैं इसको पब्लिश करवाऊं तो हमारी जर्नल की क्रेडिट बढ़ेगा, क्योंकि वो सब जर्नल के आदमी होते हैं। क्योंकि जर्नल की क्रेडिट कम हुई तो उनकी क्रेडिट कम हुई, तुम समझ रहे हो, सब ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने सोचा ओके, अब वो क्या बोलेंगे, ऐसे ही ले नहीं लेते, अब वो ऐसा करेंगे, चलो दुनिया में, अभी मैं इंडिया में हूं तो क्या करेगा, चलो किसी जो ऐसा स्पेसिफिक काम करते हैं ना, उन्हीं के पास भेज के ये पेपर भेज देता हूँ, और फिर उनसे बोलता हूँ कि ये पेपर कैसा था, उनके कुछ कमेंट्स आएंगे। तो वो जनरल प्रोसेस ये है वर्ल्ड वाइड, 3 रिव्यूअर वो सेलेक्ट करेगा दुनिया में से किसी को भी। इंडिया में से भी, अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ इसलिए इंडिया में से भी कर सकता है, लेकिन वो बाहर वाले को भी कर सकता है। वो पेपर जो है ना उसका पूरा पेपर, वो 3 जनों को भेज देगा, पहले ऑफकोर्स परमिशन लेगा, वो सब चलता है बीच बीच में। अब क्या बोलेंगे, योर पेपर इज अंडर रिव्यू। अब वो चला गया है 3 जनों को, अब वो कितने दिन देगा, अब तुम पूछोगे कितने दिन देगा। अब इसमें भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, 12 दिन से 2 महीना, ये जनरल ट्रेंड है, डिपेंड्स अपॉन जर्नल टू जर्नल। कोई 12 दिन में भी मांगता है, कोई 21 दिन में मांगता है, कोई 28 दिन में मांगता है, कोई 2 महीना भी देता है। अगर 2 महीने वाले के पास चली गई तो अब तुम समझ लो कि अगर आज तुमने 28 तारीख को सबमिट किया, तो ऐसा नहीं कि 28 को किया तो 29 को चली गई ना, अभी तो एडिटर के पास गई, फिर एडिटर ने पढ़ा, फिर एसोसिएट एडिटर के पास गई, फिर उसने 2 दिन लगाए, क्योंकि वो खाली तो बैठा नहीं है तुम्हारे लिए कि हाँ तुम आओगे तो भेजोगे तो उसके पास एक थोड़ी आता है, उसके पास भी 10 आते हैं, तो वो टाइम लगेगा। तो तुम समझ लो 2-2.5 महीने तक इसमें तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। फिर चलो मान लिया 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, तीनों रिव्यूअर ने, जिसको हम रिव्यूअर कहते हैं, कुछ कुछ कमेंट्स लिख दिए अपने अलग अलग, दुनिया में कहीं बैठे हो, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा होगा, कोई केरला में बैठा होगा, कोई कहीं भी, कोई। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड वाले को केरला पता नहीं हो, केरला वाले को ईरान पता नहीं हो, ईरान वाले को स्विट्जरलैंड पता नहीं। तुम समझ गए। अब जो ये रिव्यूइंग होती है ना, ये भी 2 तरीके की होती है, क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक होता है सिंगल ब्लाइंड, एक होता है डबल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड मतलब कि जब पेपर उस रिव्यूअर के पास जाएगा, वो तुम्हारा नाम पता देख सकता है, लेकिन तुम उसको देख नहीं सकते, मतलब जान नहीं सकते कि मेरा पेपर यहां गया था। डबल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड मतलब ये कि ना तो तुम तो वैसे ही देख सकते नहीं हो किसके पास गया, ना वो जान सकता है कि ये इसका पेपर था। ये 2 तरीके से दुनिया में आज की तारीख में, सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड तरीके से रिव्यूइंग सिस्टम चल रही है दुनिया, पूरी दुनिया में। तो अब ये तो आपकी किस्मत है कि कौन से जर्नल में भेजा और उसका क्या सिस्टम है और उसका क्या वो है, उसके हिसाब से हो गया। अब उन्होंने कमेंट्स भेज दिए, किसको भेजे, वही एसोसिएट एडिटर को भेजे जिसने उनको भेजा था पेपर। समझ में आ रहा है ना, उसने देखा। अब क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, वैसे मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, नहीं मैं ऐसी ठीक हूँ। अब क्या सिचुएशन बन सकती है, तीनों जने कहते हैं
तीनों जने, याद रखना, तीनों जने कह दें भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये काम तो बहुत ही बढ़िया है, नॉवेल भी है और वेरी गुड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक ये जो कि मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे खड़े होकर 30 साल 99.99% नहीं होता। तुम समझ रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 99.99% ये चीज नहीं होती, मतलब वो कभी इतना अच्छा आपको कहते ही नहीं। हर रिव्यूअर क्या बोलता है, गलती निकालो, ये उसकी एक ट्रेट है, और अगर उसने गलती निकाली नहीं तो हो गया, मतलब वेरी पुअर रिव्यूइंग, इसको कंसिडर साइंटिफिक कम्युनिटी में कहा जाता है वेरी पुअर रिव्यूइंग, कि आपके पास कोई कमेंट्स ही नहीं उसको देने के लिए, ना सजेशंस है ना करेक्शंस है। तो ये 99.99% होता ही नहीं। अभी से मैं आपको बता, अब क्या होता है, एक होता है मेजर रिवीजन, एक होता है मॉडरेट रिवीजन, एक होता है माइनर रिवीजन, और एक होता है रिजेक्ट। तीनों जनों ने अगर कह दिया तो दो, एक ने कहा हाँ और दो ने कहा ना, तो क्या, क्योंकि तुम्हारा सवाल नेक्स्ट यही होगा। तो एडिटर जो है ना, जो जिसके पास सब आया है तीनों का मटेरियल, बोलेगा नहीं, दो ने तो ना बोला है, एक ने हाँ बोला है, रिजेक्ट। उसका डिस्कशन चलता है, फिर उसकी वो हो जाती है, बोलेगा नहीं, दोनों तो ना बोला, एक ने रिजेक्ट। वो लिख देगा आपको, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर जर्नल, I read manuscript further. I hope you find a suitable house for your paper, for your manuscript in some journal. फिर ऐसे एक दो सेंटेंस और लिख देगा, आप दुखी हो जाओगे, ये इतना काम किया 2.5 महीने के बाद ये, तो ये तो हम तो दुखी हो ही रहे, मतलब हम तो हर रोज होते हैं, मतलब मैं शायद ऐसा होऊंगा कि सबसे ज्यादा दुखी होऊंगा। दूसरी चीजें तो है ही, लैब वैब से तो दुखी हो ही चुका हूँ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा दुखी हूँ कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में अब तुम पूछोगे आपकी लाइफ में कितने रिजेक्शन हुए, पूछ लो। हाँ, पेपर तो जाने दो, पेपर तो बात की बात है, रिजेक्शन तो पहले सुन लो। 500 रिजेक्शन तो वही होंगे मेरे लाइफ में, ऑफ कोर्स रिजेक्शन हुए होते हैं। क्या होता है कि दुनिया वालों को क्या दिखता है पता है, अच्छी चीजें दिखती है सबकी, मतलब उसके पीछे क्या बीती है ना, वो अच्छा दिखने के लिए, वो तो हम कभी देखते ही नहीं, ना कभी सोचते हैं। आज हम देखते हैं ग्लैमर, क्या लाइफ है आज लाइफ, वहां, और क्या घर है सब लोगों के सामने, और टीवी पे छाए इधर उधर, ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन उसके पीछे उसकी क्या बुरी हालत होती होगी उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो मैं बता रहा हूँ, मेरी भी हालत थी, ऐसे लगता होगा ओ हो, ये तो करेंगे तो हो जाएंगे, जादू की पुड़िया है मेरे पास, तो कुछ भी झंडी चला दिया तो मेरा सब कुछ हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब ये प्रोसेस में जो हम जाते हैं तो बहुत ही, मतलब इतने, और अब लास्ट 4-5 ईयर से इसमें इतना टफ हो गया है, ये आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस लाइन में उतरोगे, आप थक जाओगे, मतलब आप सोचोगे कि क्या करूं, इतना काम किया फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अच्छी जर्नल की बात कर रहा हूँ, कुछ पेड जर्नल्स भी होती हैं, हाँ? वो अब उसके बारे में मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसे दो, और दुनिया में देखो ये तो चलता ही है, जब ऐसा काम होगा तो ऐसे लोग तो निकलेंगे, अरे लाओ कुछ नहीं होता ना तुम्हारा, लाओ 3,000 रुपये दे दो, 4,000 5,000 दे दो, हमारी जर्नल में घुसा देते हैं, क्योंकि उनको तो सस्टेन करना है। अब तुम देखते हो ना, बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं, ये हो गए, लेकिन जो नीचे वाले बेचारे जो दुकान लेके बैठे हैं, उसका सर्वाइवल कैसे होगा, तो वो कुछ देगा ना भाई, हमारे पास से ले लो ना, मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा देता हूँ, उसको भी तो सर्वाइव करना है। तो ऐसे इसमें भी होता है, सोचता है पैसे देके, और तुम लोग को, हमको होता है अरे हमारा नाम तो आ जाएगा, भले कैसी भी जर्नल हो नाम तो आ जाएगा, तो 3,000 है, हाँ चलेगा, इस बार हम ये नहीं करेंगे, 3,000 दो, 4,000 5,000। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब तुम मुझे सर अगर हमको पैसे देके बाहर पब्लिश कराना है तो कितना, तो सिर्फ, ज्यादा नहीं, उसमें उसमें तो बहुत कम है, 80,000 से 1.5 लाख के आसपास ही होता है।
इतना ही पैसा देना, उसमें ज्यादा नहीं देना था। सिर्फ $3,000 है, कुछ भी नहीं। कितना हुआ? डॉलर का कितना चल रहा है तुम्हें पता होगा? 80 था तो 2,40,000 है बस, और कुछ नहीं। हमारे लिए तो यही हो गया ना। तो ऐसे भी होता है। तो मैं आपको वहां ले जाना नहीं चाहता, ना इधर ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको एक बैलेंस व्यू दे रहा हूँ। तो उसका पेपर मेजर रिवीजन में आ गया। सपोज मैंने आपको 4-5 क्राइटेरिया बताया, मेजर, माइनर, मॉडरेट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट एज इट इज। एक्सेप्ट होता नहीं, रिजेक्ट होता है बीच वाला, मेजर, मॉडरेट और माइनर। माइनर मतलब थोड़े बहुत करेक्शन हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पेपर अच्छा है तो तुम खुश हो जाते हो। हाँ, अगर मैं करेक्शन कर देता हूँ तो मेरा पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, हम खुश हो जाते हैं, हम भी खुश होते हैं, आज भी खुश होते हैं, क्योंकि ये करना बड़ा टीडियस प्रोसेस है। जब मॉडरेट होता है तभी भी हमें कॉन्फिडेंस होता है, हाँ हम टैकल कर लेंगे। अब इसका लिख, अब जो ऐसा लगता है ना कि हम लिख लेंगे, अब ट्रेड्स आते हैं, लिखोगे कैसे, जवाब दोगे कैसे, चीजें भी ये जब कुछ कम्युनिकेट करते हो, अब किसी को जवाब देना है तो कैसे जवाब दोगे? No, we are right and we had done it very sincerely and you cannot say no and you cannot reject, we have got the result, you come to our lab and I'll show you। ये ऐसे करोगे ना, बोलेगा रिजेक्ट। तो ये जवाब नहीं होता, जवाब ये नहीं होता। जवाब एक 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 प्रोफेशनल वे में, एक डिसेंट वे में आपको एक जवाब देना होता है, जिससे कि सामने वाले को की फीलिंग्स हर्ट भी ना हो, उसको ये तो सही बात है, क्या तुमने मुझे कुछ कहा? तो मैं कहता नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, तुम तो मारने आ जाओगे मेरे को। मैं कहूंगा ऐसा है, क्या नाम तुम्हारा? हाँ यश, देखो ऐसा है कि नहीं, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत अच्छे से काम किया, and I appreciate the amount of time and effort you have put in to do this. But what I would suggest is that instead of these things, if you can modify it accordingly, तो तुमको लगेगा हाँ नहीं, हाँ बराबर। तो समझ गए, काम तो मुझे तभी भी वही करवाना था और अभी भी वही करवाना है जो मुझे करवाना है, लेकिन बोलने का तरीका तो यही लिखने का तरीका होता है। लिखने के समय भी आपको ये सब चीजें, और इसको भी सीखना पड़ता है, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं आ जाता। तो जब आप ये कर दोगे, फिर सपोज चलो माइनर में आया तुम्हारा, तो तुमने इसको भिजवा दिया, हो गया, फिर वहां से आएगा, वी आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर पेपर इन इट्स करंट फॉर्म, all the suggestions which you asked for have been made in the manuscript, so now the manuscript is ready, the production manager would be in touch with you in due course। फिर वो प्रोसेस में प्रोडक्शन हाउस में चला गया, मतलब जहाँ पे वो छपाई टाइप सेटिंग होगी और पेपर में जर्नल के हिसाब से बनेगा, वो काफी एडवांस प्रोसेस है। फिर उसमें बना के फिर आप जर्नल आएगी, फिर देखोगे यस, फिर तुम लोगों का भी जो भी नाम है, अपना अपना नाम देखोगे तो थोड़ा ऐसे लगेगा। अब पता चलेगा रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, या एक जर्नल में से दूसरे जर्नल में भेजना पड़ा, रिजेक्ट हो गया, तुमसे कोई बोलेगा कि यस तुम्हें तो पेपर कर ली, तू हमने सिखवाड़ो ने, यहाँ जनरली वही होता है, तुम्हें तो कर ही ली तू। तब तुम उसको बताओगे 1 वर्ष थी आम पढ़ू छू, पच्छी मने आम मड़ी छे। तो क्या है, सभी बोलेंगे यश का पेपर, लेकिन अभी यश से पूछो, 1 साल तक 3 रिजेक्शन हो गए, बाद में किसी जर्नल में जाके किस तरीके से किया, तब मेरा ये पेपर हुआ है। खुशी होगी तुमको, और होनी भी चाहिए, एंड जस्टिफाइड है कि तुम्हें खुशी हो रही है, बट देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू दिस। तो ये जो है ना, तो यूजीसी ने अपनी एक लिस्ट ऑफ जर्नल बना ली है, जिसको उसने रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये मेरे अंडर में है, इसमें तुम पेपर पॉलिश हो, तुम्हें क्रेडिट मिलेगी, ये कहिए ये। लेकिन यूजीसी केयर की लिस्ट में उन्होंने अब क्या किया, एक और गेम कर दिया यूजीसी ने, कि जितनी भी वेब ऑफ साइंस में है, जितनी भी स्कॉपस में है, वो भी हमारे साथ है, ऐसा कर दिया है। लेकिन वेब ऑफ साइंस है, स्कॉपस स्कॉपस है, एससीआई है, वो अपनी बॉडी अपने अपने हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जर्नल लेके रखे हैं, ये सारे इंटरनेशनल है, वो नेशनल है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि नेशनल में पब्लिश नहीं करना, कर सकते हो, करना भी चाहिए, और अगर कोई जर्नल अच्छी है तो उसमें आप पब्लिश करो करो डेफिनेटली। लेकिन ये जब करने जाओगे ना, स्कॉपस और एससीआई और एससीआई, तब जो मैं तुमसे बता रहा हूँ ना, वो सब तुमको लगेगा अब ये सब चीज रियलिटी हो रही है, क्योंकि जब आप बाहर करोगे ना,
तो बाहर के साथ कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कोई काम अपना किस किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं तुमसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब स्टूडेंट्स काम कर लेते हैं और हम उनसे कहते हैं अच्छा आप लिख दो, उसको तो सोचता है इससे अच्छा तो काम ही कर लेते हैं। वो काम कर सकता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या है, उनको बोला जाए ना कि देखो 12 घंटे तुमको वो लगा रहेगा, देखो 1 महीने तक 12 घंटे तुम ये काम करते जाओगे ना, और ये लाइन कुल 12 के 14 भी करके दिखाएगा। हमारे बच्चे ऐसे हैं। लेकिन उसको जब बोलोगे ना कि अब ना कर तो लिया ना, अब इसको लिखो, तो या तो तुमको दिखेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगा, या फिर वो बड़े डिप्रेशन में, मतलब उसको बड़ा होगा कैसे लिखूं, कैसे लिखूं। हम बोलेंगे देखो इतने सारे पेपर्स हैं, इसको देख लो कैसे कैसे लोग लिखते हैं, वो पढ़ेगा। ये जनरल चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पढ़ेगा। हाँ अच्छा, समझ में आ गया। हाँ ये भी समझ में आ गया, हाँ सर आ रहा है समझ में। अच्छा अब लिख लो। सर वही है सर, लिख नहीं सक रहे, मतलब पढ़ तो लिया समझ लिया लेकिन हम नहीं लिख पा रहे। ये तुम एक्सपीरियंस करोगे, और जो शुरुआत जो करते हैं ना वो एक्सपीरियंस करते हैं, और होना भी चाहिए, वहीं से तुम सीखते हो। और दूसरी चीज अब आ गई है, अब कॉपी नहीं कर सकते। 10-15 साल पहले लोग उठा लेते थे कहीं से भी कुछ उठा के ऐसे, अब वो नहीं कर सकते। वो किया ना तो तुम सब में पकड़े जाओगे। मतलब ये वेब ऑफ साइंस कॉपर्स सब में उन्होंने इतने जबरदस्त सॉफ्टवेयर लगा के रखे हैं ना, वो जब आपको रिपोर्ट देते हैं ना, आपको आपको पढ़ने की भी शर्म आती है, इतना मेरे साथ लग गया। मतलब उसको बोलते हैं सिमिलरिटी रिपोर्ट। सिमिलरिटी रिपोर्ट आती है, वो ये बताता है, आपको पता है क्या क्या बताता है। सॉफ्टवेयर इतने जो डेंजरस सॉफ्टवेयर बन गए हैं। एक जर्नल थी, उसका ये इशू में एक पेपर था, उसकी 8वीं लाइन आधी आपने कॉपी कर ली। अब ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए। तो अब जो है ना गेम करने वाली बात है ना कि हम तो यूं यूं, अब वो सब यूं यूं सब हट साइड में हो गए। इतने भयंकर सॉफ्टवेयर है, और वो आपके पूरे पेपर में लाल कलर्स यूज करते हैं, लाल नीला पीला काला ग्रे, पूरे पेपर में छाप देंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इसमें से, ये वाला इसमें से, ये वाला इसमें से। और उसकी एक लिस्ट समरी देते हैं, पेपर से बड़ी समरी होती है। अरे ये इसमें से मैंने कॉपी किया, अरे ये इसमें से मैंने कॉपी किया, वो पूरी लिस्ट दिखती है तुमको खुद की कि मैंने यहाँ से कॉपी किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। दुनिया चल ही रही है, तुम भी चलोगे, सब लोग तुम्हारे जैसे ही आए हैं, सब लोग ऊपर गए, तो घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इसमें लिखने की जो कला होती है ना थोड़ी, वो सीखनी होती है। और वही चीजों के लिए ये सब चीजें की गई है, वरना तुम इससे अनजान यहाँ से चले जाते कि ये क्या दुनिया है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने तो वो 100 मास की थ्योरी थी, प्रैक्टिकल में तो अब नहीं गए, लेकिन प्रैक्टिकल में गए और फिर चले गए। देखो प्रैक्टिकल के लिए तुम लोग यार मतलब मेरे मुंह से आ जाता है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग विटनेस भी हैं इसके, कुछ लोग जानते भी हैं इस लैब में, इस रूम में, कि कितने प्रयत्न चल रहे हैं इसके पीछे। मतलब मैं मेरे स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई व्हाट्सअप कर रहा है, मैं व्हाट्सअप करने का भी टाइम नहीं है, कि मुझे मालूम है कि अभी 12:30 बजे मुझे नीचे जाना है, और कुछ लोग आएंगे, जैसे लोग आते हैं ना, ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, मतलब ये इसने ये गलत किया, मतलब ये किया वो किया। ठीक है हम निकल जाएंगे, तुम लोग देख लेना, कभी कभार होगा, वो होने ही वाला है। कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं ना तो रात को ढंग से सो पाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कल जाना है इधर ही, फिर से वही हो जाता है, करा पा नहीं रहे। ठीक है, कोई हमसे पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, यही ना प्रॉब्लम क्या है। ऐसे हमारे पास कई लोग आए, प्रॉब्लम क्या है, तो हमने उनको प्रॉब्लम बता दी, तो वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब फिर क्या है। तो अब ये कोई ऐसा हो जाता है कि जब पूरे सिस्टम ही वो हो रहा हो, वरना तो फिर, और तुमको मालूम है दुनिया किस चीज पे चलती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
जब वो चीज बीच में आ जाती है ना, तो फिर सब लोग लाचार हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो जवाबदार व्यक्ति, मतलब सो कॉल्ड जवाबदार व्यक्ति जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। मैं 15 तारीख को जवाबदार नहीं था क्या? 15 अप्रैल को, सिर्फ 16 अप्रैल को जवाबदार हो गया क्या? पता नहीं रातों रात देखो कैसे चेंज हुआ। 15 अप्रैल 2022 में मैं जवाबदार शायद नहीं था, फिर भी जवाबदारी तो थी, मतलब वो तो तभी भी सुन तो लिया ही है। लेकिन 16 तारीख को बैठा ना, बताओ अब बताओ, अरे तो मैं रात में क्या कर दूं कि मैं 16 को बदल दूं? क्या करूं मैं रात को कि ये ओवरटर्न हो जाए? और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, इतने साल हो गए प्रैक्टिकल चल रहा था, मैं जानबूझ के कि आप बैल मुझे मार वाली बात करूंगा कि तुम आओ रोज मेरे को डांटो और रोज मुझे सुनाओ? मैं पागल तो नहीं हूं ना, या तो हूं या तो मैं रियली में पागल हूं। पागल हूं तो ये धंधा करूंगा मैं, लेकिन अब नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, मतलब सभी लोग हेल्प ही कर रहे हैं। मारू सर इज वन ऑफ द ऑन द फोरफ्रंट ऑफ दिस, ही रन्स अराउंड एवरीवेयर, एंड देयर आर अदर्स आल्सो, मैं नेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एवरीबॉडी इज वर्किंग एंड दे आर ट्राइंग, बट वही है कि समझ में नहीं आ रहा है। डी तक पहुंच रहे हैं, गोल नहीं कर पा रहे हैं। डी तक, डी समझते हो ना, वो एरिया होता है डी, वहां तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन गोल नहीं हो रहा है। हम मारे जा रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं? हम जब भी मारते हैं ना, तो वो बार को भी टच नहीं कर रही, कभी ऊपर से जा रही है, कभी साइड से जा रही है, कभी इधर से जा रही है। और लगता है वहां पे पता नहीं कितने लोग, एक गोलकीपर नहीं दिखता मेरे को, तो इतने सारे गोलकीपर हैं कि कोई बॉल कहीं से भी जाने नहीं दे रहे अंदर। तो अब ऐसी चीज आ गई है कि अभी क्या करें, मतलब किस तरीके से हम करें? बड़ा ही पता नहीं, मैं हम लोग हर बार तुम लोगों से ही बात करता हूँ और हंसता हूँ, लेकिन ये हंसी नहीं आ रही है, मतलब ये 12:30 की चिंता है अभी मेरे को। आएंगे कुछ लोग, कल आए थे 6 बजे, और और अनफॉर्चुनेटली कल 6 बजे से कुछ 5-10 मिनट पहले मैं निकल गया था, तो उन्होंने बोला था निकालो इसको, और वो हो तो निकाले, वो तो चला गया। काले आई शुरू, देखते हैं अभी आएंगे तो वो भी कर लेंगे भैया। मेरा लाइफ में यही चीज बाकी रह गई थी, इस तरीके से मेरे साथ ये होना। मैं ये करके ही जाऊंगा लगता है यहाँ से, जब भी जाऊंगा। मतलब यही चीज बाकी थी कि मैं ऐसा सुनूं, लोग आए, मुझे ये करें वो करें। अब वो भी हो रहा है, ठीक है। बार बार हिलता है ना थोड़ा, इसीलिए शायद। हाँ, अब क्या है कि जो भी अभी मैं बात कर रहा था आपसे, ये सब आर्टिकल्स वार्टिकल, एक एक टाइप ये है जिसको हम रिव्यू, क्या रिसर्च आर्टिकल है, ये रिसर्च आर्टिकल। अब रिसर्च आर्टिकल वो होता है जिसमें हम कोई काम करते हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, वो वाले पे अगर हम कुछ लिखते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं लिखते हैं। जैसे तुम लोग काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काम हो, उसमें अगर आप काम करते हो तो उसमें आप कुछ लिखते हो, तो उसको लिखने का कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस है, ब्रॉड गाइडलाइंस। डीप गाइडलाइंस हम आपको बता भी नहीं सकते लेक्चर के अंदर, वो हमको इंडिविजुअल बैठ के बताना पड़ेगा, ग्रुप में या टीम में। विच प्रेजेंट्स अ फुल रिपोर्ट विद न्यू रिजल्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे आपका टॉपिक है, जैसे कोई भी ले लिया जाए, इफ विथ योर परमिशन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम सम वेस्ट, मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी वेस्ट, ये एक आपका एक टाइटल। इफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ, इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, देखो टाइटल जब बनाओगे तब इस तरीके से कुछ बनेगा। तो वो आप बता रहे हो, तो एक होगा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स मतलब इन अ, सुनते जाना, ऐसे लिखोगे, इन अ 100 ml round bottom flask, 5 grams of that material was taken, was weighed and taken। अभी तो वो भी लिखना है कि जब वे किया तो कौन सा बैलेंस था, उस बैलेंस की एफिशिएंसी क्या थी, वो बताना है। नहीं तो तुम किसी भी बैलेंस में, दुनिया में तो 50 बैलेंस होते हैं, तो आपको बताना है मेटल का बैलेंस था जिसकी एक्यूरेसी यहाँ तक थी, उस पर मैंने 5.02 ग्राम वजन किया था, वो ग्राम चंबू में, आई मीन इसमें लिया। इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क was taken 150 ml of कुछ भी added, further suitable amount of
catalyst was added to the mixture. The mixture was refluxed for 2 hours. At what temperature? At a given temperature. Once the reaction was over, the reaction mixture was cooled, and the product obtained was distilled. The boiling point of that liquid, yeah, whatever is collected, was this, in this range of this. To purify that product, it was subjected to whatever, चाहे chemical test या instrumental analysis या जो भी है, उसके बाद बताओगे the purity obtained of that product was 98.5%. अब ये प्रोसेस जो आपने लिखा, इसमें जितनी भी चीजें यूज की, उसको पहले आपको ये बताना है कि ये डाला प्रोडक्ट या कुछ और चीज डाली या सॉल्वेंट लिया, वो सॉल्वेंट की प्योरिटी क्या थी, पहले वो लिखो. कौन सी कंपनी का था, कौन से कंट्री से प्रोक्योर किया था, कौन सा स्टेट का नाम. इतनी चीजें अंदर एंटर होनी चाहिए. क्यों लिखी जाती है इतनी? बिकॉज आज कोई भी जना उस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में करना चाहता है और वही रिजल्ट चाहता है जो आपने दिखाए, तो उसको वही लेना पड़ेगा ना जो आपने किया था. उसने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया, आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया, तो सब गड़बड़ हो गया. सो टू रेप्लिकेट दैट सेम थिंग एट सम अदर लैब operated by some other analyst, if you get the same results, वो डिटेल्स आपको इसमें मेंशन करनी होती है. इसलिए एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. ठीक है. अब इसकी लेंथ क्या होती है? there is no, as such, there is no limitation of the length of this article, length of research article. लेकिन फिर भी कई जर्नल्स आप देखोगे, जब आप और अंदर डीप में जाओगे, कुछ कहते हैं कि भाई 4 फिगर होने चाहिए, 2 टेबल होनी चाहिए और 6000 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए या 8000 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए. कुछ गाइडलाइंस देते हैं. ये मैं जैसे आपको बताया ना, हर जर्नल की अपनी गाइडलाइन है, वो पढ़ना पड़ेगा सबको जिसमें भेजना चाहते हैं. और इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट में इतनी चीजें आना जरूरी है. टाइटल, ऑथर्स, तुम खुद मतलब जो काम कर रहे हैं, एनालिस्ट, ऑथर्स, उनका पूरा एड्रेस, पिन कोड के साथ, इवन मोबाइल नंबर, इवन ऑर्किड आईडी, इवन रिसर्च आईडी, इवन जितने भी आईडीज होते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन जर्नल टू जर्नल. एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है कि आपने जो भी काम किया ना, उसको संक्षेप में एक समरी टाइप, जो कितने वर्ड्स, अब सुनो, इट वेरीज फ्रॉम 150 to 350 वर्ड्स, जर्नल टू जर्नल वेरिएशन. तुम देखोगे 200 भी कोई मांग रहा है, 250 भी मांग रहा है, 350 भी मांग रहा है. तो आप अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना अभी तक आगे वाली, ये दुनिया में हर जने को फ्रीली अवेलेबल. इस पे कोई पासवर्ड, यूजर पासवर्ड की जरूरत नहीं. इतने तक, कितना, टाइटल, ऑथर्स, उनका एड्रेस और एब्स्ट्रैक्ट तक इंफॉर्मेशन दुनिया में आप किसी भी चीज को किसी भी जर्नल में पब्लिश किया हो, पेड या अनपेड वाली, कितनी भी हाई इंपैक्ट फैक्टर या कितनी भी लो इंपैक्ट फैक्टर वाली जर्नल हो, किसी भी कंट्री से किसी भी पब्लिशिंग हाउस की हो, इतनी इंफॉर्मेशन आपको हर एक पेपर के लिए मिलेगी, फ्रीली अवेलेबल. ये आप देख सकते हो. उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन. अब ये कुछ दिखेगा नहीं. ज्यादातर 2 तरीके से पब्लिश होता है काम. एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड और एक होता है ओपन एक्सेस. अब ये भी चीज तुम सुन लो, तुम लोगों को अगर सुनना है तो. एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड और एक होता है ओपन एक्सेस. अब दोनों में फर्क क्या? सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये कि जिसमें ऑथर को कोई पैसा नहीं देना पेपर सबमिट करने के लिए. दुनिया में किसी जर्नल की मैं बात कर रहा हूं,
तो क्या, तो आप ऐसे सबमिट करा रहे हो, हाँ फ्री, ऑथर के लिए टोटली फ्री। जब जर्नल एडिटर के पास जाएगा ना, वो उसको पेपर पब्लिश कर देगा, ऑथर से कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी को, बाहर वाले किसी को भी, XYZ को वो जर्नल पढ़नी है, या वो पेपर उस साल का उस इश्यू पढ़ना है जिसमें वो पेपर है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा पढ़ने का। वो बहुत कम होता है, मतलब वो अगर आपको चाहिए ना, वो एक पेपर सिर्फ पढ़ना है किसी का, वो ज्यादा, मतलब हमारे कंट्री के हिसाब से लेंगे तो 3-4 हजार 5 हजार में आप पेपर पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए तो वो भी बहुत ज्यादा है भैया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, डॉलर के हिसाब से करोगे तो उनके लिए सस्ता हो जाता है भाई, उनके लिए तो वही रुपया वही, और हमारे लिए रुपया वो है। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अब तुम पूछोगे सर आप क्या करते हो, मैं यही करता हूँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। मेरे पास पैसे थोड़ी है कि मैं ऐसे इसी में डालता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन जनरली 90% लोग यही करते हैं। अब बात आता है ओपन एक्सेस। अब ओपन एक्सेस का क्या मतलब, ये मतलब कि जब आप पेपर भेजोगे ना, तो आपको उसके साथ वही जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख बस इतना ही, वो तुमको देना होता है जर्नल को। जब जर्नल को तुम ये दे देते हो ना, तो आप जर्नल क्या करती है पता है, जो अपना जर्नल निकालेगी, वो दुनिया में सबको फ्रीली अवेलेबल, उल्टा किसी को भी वो चाहेगा वो खोलेगा, वो पूरा पेपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसे तुमसे ले ही लिए। तो एक करता है सब्सक्रिप्शन बेस, जिसमें कि ऑथर कुछ नहीं देते, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं पूरा पेपर वो देते हैं जर्नल को पैसा। लेकिन वो मैं ये बता रहा हूँ ना, जो 1000 2000, ये सिर्फ एक पेपर का, पूरी पूरी लिस्ट नहीं, पूरी आर्ट पूरे मैगजीन जर्नल को पूरा नहीं देगा एक्सेस, सिर्फ एक पेपर को देगा, PDF फाइल। और अगर ओपन एक्सेस है, तो ओपन एक्सेस में ऑथर ही दे देगा पैसे, और जर्नल उसको उसकी पब्लिश कर देगा, और बाकी सब उसको आराम से खोल के पढ़ेंगे। कोई भी जर्नल दुनिया में कोई भी पढ़ सकता है। तो जितने भी पेपर आप PDF डाउनलोड करके खोल खोल के पढ़ रहे हो ना इस समय, वो सब ओपन एक्सेस है बाय एंड लार्ज। एक्सेप्ट कि कोई जर्नल ऐसी है, कुछ जर्नल ऐसी भी है, ये भी चीज है, जो ना तुमसे पैसे लेती है, ना पढ़ने वालों से पैसे लेती है। ऐसी भी जर्नल्स हैं दुनिया में, लेकिन अब उसकी तादाद बहुत कम हो गई, क्योंकि वो कुछ ले ही ना, मतलब बड़ा वो अजीब सा है ना। तो अब लोगों ने आइदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड या ओपन एक्सेस बेस में चले गए, वो वाला अब बहुत कम हो गया है। और कई लोगों ने, जर्नल ने क्या किया, मतलब ऑथर को ऑप्शन दे दिया, अच्छा तुमको किस में जाना है, तो हम बोलेंगे हमारे पैसे, हम हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हो, डॉलर के हिसाब से हमारे पास तो पैसे नहीं, नहीं हमको सब्सक्रिप्शन में जाना है, ठीक है। तो आपका पेपर हम आपको देंगे, वो कोई खोल नहीं सकता, खोलना चाहेगा तो पैसे मांगने पड़ेंगे। तो कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो ओपन एक्सेस करना है, अच्छा ओपन एक्सेस करना है? हाँ तो तुम भी दे दो, तो तुम्हारा, हाँ, हाँ, तुम पैसे दे दो तो हम लोगों से नहीं मांगेंगे, मतलब लोगों से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुला ही है तुम्हारा, तो सब कोई भी खोलता है अब तो अब कई जर्नल ने क्या किया, दोनों चीजें रख दी हैं, जिसे वो कहते हैं हाइब्रिड मोड, कि ओपन एक्सेस भी है और ये भी है। अब तुम्हारी इच्छा है, अब तुम ये पूछोगे सर, ये तुम्हारा एक सवाल होना चाहिए और होगा भी मन में, लेकिन मैं सवाल बना रहा हूँ कि सर अगर हम को पब्लिश करवाना ही है, तो पैसे देंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? आया सवाल दिमाग में? नहीं आया? नहीं आया? लाओ लाओ, देखो, जब तुम कोई चीज कहीं जाते हो तो एक मुफ्त में मिल रही है और एक पैसे में मिल रही है, तो पैसे में सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ अब तो मेरा हो जाएगा, ऐसा होता ही है। जनरल को पैसे दे दिए, अब तो तू ले, अब तो पब्लिश कर दे। नहीं, अब वही बात आ जाती है कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेपर भेजा है ऑथर ने, और जो ओपन एक्सेस भेजा है चाहता है ऑथर, उसकी जो रिव्यूइंग होगी वो तो वैसे ही होगी।
अगर रिजेक्ट कर दिया तो तेरे पैसे वापस, मतलब पैसे वापस मतलब वो लेते ही नहीं है। वो जब वो कहते हैं हाँ एक्सेप्ट, तब बोलते हैं अब लाओ, वो बोलेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऐसा कभी करना नहीं होता है। तो बाद में पैसे लेते हैं, तभी पैसे लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे भ्रम में हमें नहीं रहना है कि चलो किसी तरीके से कुछ पैसे निकाल निकाल दिए, चलो पेपर पब्लिश करवाने करवा, ये अच्छी चैनल की बात कर रहा हूँ, ऐसी आज वैसी वाली बनने की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपको ये करवाना है तो आप ये समझ लीजिए आपका काम का जो जो स्क्रूटनी है, जो रिव्यूइंग है, वो तो उतनी ही स्ट्रिंजेंट रहेगी जितनी की सब्सक्रिप्शन वाले की है। फिर आपको सोच लेना, बस ये जरूर है कि क्योंकि आपका पेपर फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन ओपन एक्सेस में, तो दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी पढ़ सकता है, तो वो साइट भी कर सकता है। तो साइटेशन वहां बढ़ने के चांसेस हैं ज्यादा, ये बात सही है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जब तुम खोल ही नहीं सकते तो साइट कहां से करोगे? जब साइट खोलना चाहते हो तो पैसे देने पड़ते हैं, तुम्हारे पैसे तो है नहीं, तो तुम उसको साइट नहीं करोगे। तो हुआ ये, सब्सक्रिप्शन वाले पेपर साइट कम होंगे और ओपन एक्सेस वाले पेपर ज्यादा होंगे। दुनिया में यही साइंटिफिक फ्लो चल रहा है आज की तारीख। और मैं तुमको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये जितनी चीजें मुझे याद आती जा रही हैं मैं तुमको बताता जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर कोई सवाल आता जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम मेरे से ये पूछते जाओ, अगर इसके बारे में और भी मुझसे कुछ जानकारी रखनी है तो। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, एक्सपेरिमेंटल आता है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आता है, कंक्लूजन आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, रेफरेंसेस आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब ये तो आप, ऐसा है कि जब करो तो जानो, मतलब जब घुसोगे तब पता चलेगा। तो एक ये रिसर्च आर्टिकल है, तो जो जना रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो भी अलाउड है, जैसे आपने पहले देखा। और जो जना रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहते हैं उनके लिए भी अलाउड है सब कुछ। अब तुम पूछोगे अच्छा क्रेडिट किसका ज्यादा, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ पूछो, चलो, नहीं तुम पूछना चाहती है, नहीं पूछना चाहती? अच्छा, तो देखोगे कि वो सब्सक्रिप्शन वाला है, पैसे तो नहीं थे, तो मुझे आपको दिखा देना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा। ज्यादा साल पहले तो नहीं था, शायद 25 साल पहले था, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब चलो, आपकी इतना इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता दूंगा। वो पेपर भी आपको दिखा दूंगा जब लिखा था। नेचुरल है कि दैट वाज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सो तकलीफ हुई होगी। जैसे सलोनी जी को मैं अगर आंसर दूं तो और ये होना भी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि शायद काला कम था, लाल ज्यादा था उसमें, करेक्शंस में, या 50-50 रहा होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि whatever I have learned in my life is only through rejections, is only through rejections। अब मुझे ये खड़े होके ये भी कहने से आपकी शर्म नहीं आती कि दुनिया, मतलब दुनिया नहीं, मतलब ये कैंपस के अंदर, ये कैंपस की दुनिया में नहीं, ये कैंपस के अंदर सबसे ज्यादा रिजेक्शन मेरा हुआ है। और मैं इसके लिए गर्व भी करता हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा लाइफ में रिजेक्शन हुआ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि शायद मैं इसी से सीख पाया। अगर मेरे रिजेक्शंस कम हुए होते तो मैं बहुत कम सीख पाता, लेकिन इसकी वजह से मैं सीखा हूँ। और मैं वही चाहता हूँ कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या जो सीखना चाहती है, आई एम रेडी टू शेयर वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम मी इन विच एवर वे पॉसिबल। ओनली प्रॉब्लम इज टाइम विथ मी नाउ। मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम है टाइम की इस समय। और टाइम मुझे अगर मिले, अगर इफ एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम मी एंड आई एम जस्ट फ्री टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ 8 घंटे रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से अगर चला जाता हूँ या whatever, तो क्या होगा ना, मैं तो गया ऊपर, मतलब तो सभी कुछ चला, मतलब मैं क्यों छोड़ के जाऊं? क्योंकि मैंने थोड़ी कुछ लेके आया था। जो भी कुछ मिला ये सबसे सीख सीख के मिला, पढ़ के, बात करके, लोगों से मिल के, जो भी। अब मैं चाहता हूं कि अब नाउ इज द टाइम आई शुड गिव एवरीथिंग टू व्हाटएवर हूसोएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, हूसोएवर सीक्स एनीथिंग, कि दे देने का है। तो वरना तो ऐसे ही चला गया ऊपर, तो फिर मतलब आई फील के आई वांट टू लीव दिस वर्ल्ड लाइट, हेवी होके जाना नहीं, दे के चले जाना है, जिस जिस भी तरीके से हो। हाँ ले लो भैया, क्योंकि मेरे को थोड़ी किसी ने, मतलब मैं थोड़ी को लेके आया था, सब यहीं से तो मिला है, कहीं ना कहीं से तो मुझे मिला ही होगा। तो अब दे देने में क्या प्रॉब्लम? दैट इज हाउ
आई थिंक वी शुड वर्क। अगर तुमने कुछ सीख लिया, तुम ही लेके चले गए, तो नीचे वाली जनरेशन को कुछ तो मिले, कुछ तो उस तरह ट्रांसलेट होना चाहिए ना। तो पहला वाला एक्सपीरियंस वाज ऑब्वियसली एज अ यंग रिसर्चर यू आर डिजेक्टेड। वो एक बहुत ही नेचुरल चीज है, उसको ओवरकम करना होता है, लेकिन उसको है ना हमेशा पॉजिटिव लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, कितने भी क्रिटिकल कमेंट्स आपके आए, कितने भी क्रिटिकल कमेंट्स आपके आते हैं, उसको बहुत पॉजिटिवली लेना। कितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए, उसको पॉजिटिवली लेना। वो एसेंस ऑफ लर्निंग है। अब तुम ये भी मेरे से पूछ लो कि आपने अभी तक कितने कमेंट सॉल्व किए होंगे? ज्यादा तो नहीं, 5,000 से कम नहीं होंगे। इतने कमेंट्स का जवाब देना होगा। तो सोचो अगर रिजेक्शन नहीं होता तो कहां से देता? तो इट इज गुड कि रिजेक्शन हुआ। आई टेक इट इन दिस वे, एंड आई थिंक यू आल्सो शुड टेक इट इन दिस वे। इफ योर पेपर गेट्स रिजेक्टेड, यस यस सर, यस, आई हैव वन કે સપોઝ મારે ડેઝર્ટેશન છે, એમાં મારે નેમ રિએક્શન છે, એના ઉપર મારે ડેઝર્ટેશન બનાવવું છે, અને હું અલગ અલગ રિસર્ચ આર્ટિકલ્સ છે એમાં સેમ ટોપિક જે સેમ નેમ રિએક્શન છે એના અલગ અલગ રિસર્ચ આર્ટિકલ માંથી હું ડેઝર્ટેશન અલગ અલગ મેથડ્સ લઈને બનાવું અને સેજ પણ મોડિફિકેશન ના કરું તો ચાલે કે સેજ પોતાનું કંઈક એડ કરવું પડે? नहीं देखो, थोड़ू तो ऐड करવું પડે। देखो ऐसा है कि क्या ना, कौन बोल रहा है, नाम बताओगे? विशाल। हाँ विशाल, देखो ऐसा है, जो तुम डेजर्टेशन की बात कर रहे हो, अभी तुम 507, 508, 509 की बात नहीं कर रहे हो, तुम 510 की बात कर रहे हो, राइट? तो डेजर्टेशन में अगर आपको कोई भी रिएक्शन करना है और उसका डेजर्टेशन करना है, तो उसमें तुम्हें क्या चीज करनी है? कोई नेम रिएक्शन आपने ले लिया, अगर आप नेम रिएक्शन का कोई आप लिटरेचर देखने जाओगे तो आप देखोगे कि उस रिएक्शन को लोगों ने 50 तरीके से काम किया, उस पर मतलब मॉडिफिकेशंस किया है। तो तुमको उसमें कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दिखाना है, स्लाइट मॉडिफिकेशन। ये नहीं कि वही वही एक्सपेरिमेंट को अपने लैब में कर लिया तो वो तो एमएससी हो गया, जैसे रेगुलर होता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जो ऑलरेडी डन है उसी को आप रिपीट करते हो। सो आवर इंटेंशन इज नॉट दैट, आवर इंटेंशन इज कि आप उसमें थोड़ा सा कुछ नया कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if your starting material is different but the reaction remains the same, starting material is different, naturally your product will be different. One thing. Secondly, can you try a different solvent or a mixture of solvents? You can do this. Or are you in a position to reduce the time? Hello? Yes sir. हाँ, तुमको उसमें विशाल थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, because it is not a full-fledged PhD program, it is an MSc program. So you need to at least comment on something when you give a presentation. Sir, these are the following steps which were followed by the 50 methods which are reported in literature, and I worked on this, and what I found was that if we do this reaction using this starting material, the efficiency is more, maybe it takes very short time, and we are getting a product which does not require further purification, sort of. We don't need to do column chromatography if that is the reaction which we follow. हाँ विशाल बोलो बोलो। તો સપોઝ મેં મારી રીતે જ મોડિફિકેશન કરી દીધું, મતલબ મને એવું લાગે કે મેં નવું જ ઇન્વેન્ટ કર્યું છે, મેં બીજા કોઈનું નથી જોયું, પણ એકચ્યુઅલી એ બીજા કોઈક શું કે એક્ઝિસ્ટ કરતું હોય, કોઈક ઇન્વેન્ટ કર્યું હોય, તો એ મને ખબર કઈ રીતે પડે? હા, એના માટે લિટરેચર પહેલા કરવું પડે છે। એના માટે સૌથી પહેલા जब भी हम कुछ ये करते हैं तो पहले लिटरेचर में जाके देखना होता है विशाल, वो चीज तो जरूरी है। एमएससी में वी आर नॉट वेरी हार्ड प्रेस इन द सेंस कि नहीं टोटली न्यू होना चाहिए, नॉट दैट। कुछ एक चीज पे नया हो जाए, कुछ एक चीज में नया हो, डिफरेंट हो। इट शुड नॉट लुक लाइक अ रूटीन प्रैक्टिकल कि आपने वही रिएक्शन कर लिया, वापस से वही केमिकल्स लिए और वही कर लिया और बताया कि हाँ उससे भी 98 आता था, हमारा भी 98 आता था। फेयर, फेयर इनफ, गुड। हैव यू डन एनी मॉडिफिकेशन? नो।
तो एटलीस्ट यू कैन से आई हैव यूज्ड अ चीपर सॉल्वेंट, ऐसा बता दो। हेलो। ओके सर। हाँ मतलब इसके लिए विशाल, पहली चीज तो लिटरेचर है, वो आपको करना होगा। और आप लिटरेचर के लिए आप पहले तो आप गूगल ही कर लेते होगे, तो आप गूगल पे कर लो। उसके बाद दूसरे सर्च इंजिन्स हैं जिसमें आप डाल सकते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आप जो सोच रहे हो उसको किन किन तरीके से किया है लोगों ने, और आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो उसमें। व्हेन यू विल रीड ना, यू विल हैव सम आइडिया। अभी क्या होता है ना कि अभी हमारी रीडिंग नहीं है, तो जब आप 50 पेपर पढ़ लोगे ना, फिर आपके पास खुद के पास आइडिया आ जाते हैं। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है, हम पहले उसको रीड तो कर लें। जब हम रीड करेंगे ना, उसके बाद हमें आइडियाज आएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्या किसी ने ऐसा किया है नहीं किया है जो तुम्हारे आइडियाज हैं। एंड देन आई थिंक यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है। यस सर। ओके ओके। अब ये सवाल है कि अभी रिसर्च आर्टिकल किया, रिव्यू आर्टिकल किया, तो किसी की वेटेज ज्यादा है क्या? as far as MSc is concerned, all are at par, all are at par। पहली चीज, पहला सवाल। दूसरा सवाल, साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस है क्या? डिफरेंस इतना है कि अगर आपने उस जर्नल में पब्लिश कर दिया रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल जिसका इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा है, और आपने दूसरा रिसर्च या रिव्यू जो भी है वो ऐसे में कि जिसमें कम है, तो देखो हमेशा उसकी ज्यादा ही रहेगी, उसकी कम रहेगी। So it is, after all, it depends on the type of journal which you have selected and its impact. That is what is finally the credit. Impact factor की भी बात कभी किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्या है, खत्म ही नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी खत्म नहीं होता। और अब इसमें देखिए कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं, ये आप वैसे पढ़ के भी समझ जाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है सब कुछ। और ये शायद मैंने शायद सिलेबस में भी दिया है शायद, आई थिंक। हाँ दिया है शायद, मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके सिलेबस में भी कुछ बनाया हुआ है, तो उसमें भी दिया, उसी को मैंने, जो सिलेबस था उसी में से मैंने इसमें ले लिया था प्रेजेंटेशन को। बट इसका ऑर्गेनाइजेशन इसका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज इट डज नॉट हैव एक्सपेरिमेंटल पार्ट, सो यू नीड टू स्ट्रक्चर दिस। अब जैसे टॉपिक सिलेक्शन की बात आती है कि कौन सा टॉपिक ले, तो ऐसा टॉपिक लो जो मेरा सजेशन रहेगा, और ये सजेशन बाद में चेंज भी हो जाएगा। MSc में ये सजेशन रहेगा कि ऐसा टॉपिक लो आज की तारीख में जिसका कोई इन्वायरमेंट से कुछ इंटरेक्शन हो, मतलब देयर हैज टू बी एन ओवरलैप विद एनवायरमेंट। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जिसको जिसका यूज नहीं होना चाहिए, तो उसका कोई ऑल्टरनेट, मतलब विच इज हार्मफुल, चाहे ह्यूमंस को हो, मतलब चाहे एनवायरमेंट को हो, ओवरऑल जनरल हो, जिसमें वेस्ट कम हो रहा हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई सब्सटेंस बनाया जाए, या ऐसा कोई ऑल्टरनेट लाया जाए, या ऐसा कोई मेथड होना चाहिए कि जो कि मतलब विच विच इज सच दैट विच इज बिनाइन इन नेचर, मतलब विच इज लेस हार्मफुल इन नेचर, ऐसा कुछ हो रिसर्च आर्टिकल की। रिव्यू आर्टिकल में भी अगर हम कोई टाइटल लेना चाहते हैं, तो ऐसे क्या है, ऐसे तो देर इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन विच यू कैन वर्क ऑन। क्योंकि कोई ऑर्गेनिक में है तो उसका एक अलग सेटअप है, कोई फिजिकल में उसका अलग सेटअप रह सकता है। लेकिन जो जनरल एप्लीकेबिलिटी होती है, जैसे सेंसर्स, अब सेंसर्स है ना, दुनिया में कई सारे सेंसर्स, मतलब एक होते हैं बायो सेंसर्स, एक होते हैं बायो मार्कर्स। अब ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है, इसमें आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। नैरो डाउन कैसे होगा कि जैसे आज हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम एनालिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि
जैसे फॉरेंसिक साइंस है, उसमें हमको पता है कि ट्रेसेस ऑफ सैंपल में से हमको कुछ सेंस करना होता है। अब अगर ऐसा कोई आपके पास टेक्निक है, टूल है या डिवाइस है जिससे आप कम से कम सैंपल में आप एनालिसिस कर सको और डिटेक्ट कर लो, क्वांटिफाई नहीं कर पाओ अलग बात है, लेकिन डिटेक्ट कर लो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेंसर्स का। ऐसे कोई आपके पास सेंसर्स हैं तो ये नॉर्मल सेंसर्स, केमिकल सेंसर्स। अब कुछ होते हैं बायोकेमिकल सेंसर्स। अब इसमें क्या होता है कि अब बायो जब आएगा तो उसमें ह्यूमन या बायोलॉजिकल सैंपल्स या स्पेसिमेंस। अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हमको थोड़ा सा ही मिलता है हर चीज, उसमें अगर आप कोई सेंसर आपका कोई वर्क करता हो, किसी एक टारगेट को पकड़ लेता है या उसका कुछ इंडिकेशन दे देता है, which can be a strip based, which can be a portable device, which can be a standard device, तो ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें हमें, और क्योंकि आज की तारीख में ऐसा रहा है जो साइंस कह रही है कि जब कोई हम बॉडी में कोई चीज लेते हैं तो वो शायद हार्मफुल भी हो सकती है, कुछ हार्मफुल नहीं भी हो सकती है, लेकिन होता ये है बॉडी में कि सेंसर्स वो नहीं कि ये बॉडी में गया तो उसको डिटेक्ट कर लिया, तो ब्लड सैंपल लिया डिटेक्ट किया, ये तो एक सिंपल सेंसर जो लोग सालों से कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसी कोई चीज जब बॉडी में जाती है तब वो मेटाबोलाइज हो जाती है, फिर जब मेटाबोलाइज हो जाती है मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो नेचुरली उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर वो कंप्लीटली डिग्रेड हो गया, डिकम्पोज हो गया या मेटाबॉलिज्म उसकी कंप्लीट हो गई, तो ओरिजिनल सब्जेक्ट हमको कभी पता ही नहीं चलेगा, तो बचे क्या? उसके टुकड़े। अब वो ये कहते हैं कि वो टुकड़े से ये बताओ कि क्या था, मतलब वो फ्रेगमेंट से बताओ, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से बताओ कि ओरिजिनल चीज क्या थी। तुमने 15 मिनट में ले लिया तो शायद तुमको दिखेगा वो, क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो रहा है। 2 घंटे बाद लिया तो खत्म। तो आप पकड़ो, पता कैसे लगाओगे कि वो ही है जो जिसको तुम पकड़ने चले थे? क्योंकि सब चीज जो बॉडी में जाती है वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ समय के बाद वो मेटाबोलाइज हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे कोई टॉपिक में अगर आप कुछ रिव्यू लिखते हो या रिसर्च करते हो तो उसका क्या होता है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है, इतनी ज्यादा रेलेवेंस हो जाती है, और उसको बहुत ही आसानी से, मतलब रिलेटिवली इजीली आप उसको पब्लिश करा पाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पब्लिश नहीं कराना है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ अगर आप टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो। इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनिक वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अगर कोई ऐसा रिएक्शन को में, इसमें भी 2-3 तरीके से हो सकता है। जैसे कि जब आप कोई सिंथेसाइज कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो शायद वो अभी तक एलिफेटिक से चला होगा, तुम क्या उसमें एरोमेटिक ले सकते हो या हेट्रोएरोमेटिक कुछ ले सकते हो जिससे भी वो रिएक्शन हो सकता है, या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूटेड लो जिससे कि जो प्रोडक्ट बने ना उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू हो। तुम समझे? जैसे तुम जैसे अल्कोहल बना रहे हो, किस में से बना रहे हो? तो उसमें से तो क्या क्या होगा पता नहीं, अंदर क्या होगा, उसमें से तुम ये बना लिया, विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस। आज दुनिया में पता नहीं कितनी जगह यूज होता है C2H, C2H5OH, राइट? तो अगर आप ऐसा कोई तरीके से कोई नेम रिएक्शन फॉलो करके एक ऐसा इंटरमीडिएट या ऐसा कोई सब्सटेंस बना दिया जिसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी है, जिसको आप एग्रोकेमिकल्स में भी यूज करते हो, जिसको आप ये दूसरे पेंट्स एंड इसमें भी यूज करते हो, जिसको आप डाइज में भी यूज करते हो, जिसको, तो उसकी वैल्यू हो गई। ऐसा कोई टॉपिक अगर मिलता है अभी, और रिसर्च मतलब बेसिकली यही होता है दोनों में, अगर ऐसा कोई टॉपिक पे रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। या फिर वही है कि प्रोसेस को ही मॉडिफाई करना शुरू कर दो, स्टार्टिंग भी वही, ये भी वही, लेकिन कंडीशन ऐसी चेंज कर दो, इतना उसको बेस्ट कर दो, इतना अच्छा ऑप्टिमाइज कर दो, तो एक वो भी एक प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो
ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये क्या होता है ना कि हम तो आपको एक प्रोजेक्ट दे देंगे, हमारे पास तो लिस्ट होगी, ठीक है, सब लोगों के पास अपनी लिस्ट तो होती है, मेरे पास भी बहुत सारी लिस्ट है, कि मैं ये सोचता हूँ मैं अगर सब कुछ दे दूं ऐसे, तो होता क्या, तुम्हारी लर्निंग नहीं होती, तुम खोजते ही नहीं हो। एक बार तुम थोड़ा खोजो, एक हफ्ते तक ऐसे ढूंढो क्या करना है क्या करना है, अरे ये किया, फिर एक बार लेके आओ, सर ये चीजें हैं, अब उसमें क्योंकि पता चलना चाहिए तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, वो भी एक चीज होती है। अगर किसी के पास रेडीमेड है तो फाइन, दैट इज perfectly fine, but if it is not, then you should work on it for some time and then you should come out with something, and then if you reproduce it in this format, then possibly आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा काम करने में। हर चीज जो मुझे अच्छी लगती है आपको अच्छी लगेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, तो इट इज बेटर के यू ऑल्सो कम आउट विथ समथिंग एंड यू कैन सिट एंड डिस्कस, अपने मेंटर के साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो। अभी मेंटर नहीं है लेकिन जो भी है, अभी देखो कोई टीचर आपको ना नहीं बोलेंगे, आपने देखा भी है, जिसके पास भी जाओगे वो आपको हेल्प ही करेंगे, सपोर्ट ही करेंगे, हर कोई जनस करेगा। सो यू कैन सिट एंड डिस्कस। मेरे साथ भी लोग आते हैं लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ सबको। अच्छा, एक होती है केस स्टडी, ये भी साइंटिफिक राइटिंग के अंदर ही आता है। दिस रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, ग्रुप और सिचुएशन दैट हैज बीन स्टडीड ओवर टाइम, फॉर्मेट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टडी। ये बहुत सिंपल है, क्यों, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसा है कि मुझे कुछ एनवायरनमेंट से कुछ करना है, कुछ ह्यूमन बीइंग से करना है, कुछ करना है। एक काम करो कि जैसे स्टडी होती है, जैसे जितने भी ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ देखते हैं लोगों की, वो डायरेक्ट अप्लाइड है। तुम ऐसा कुछ काम करो कि एक नॉर्मल ब्लड, कंट्रोल ब्लड, ब्लड खून मतलब ब्लड, उसके एनालिसिस करो। फिर ऐसे लोगों की एनालिसिस ब्लड की करो कि जिसमें कुछ एबनॉर्मल चीजें पाई गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा, ये लोगों ने भी किया है, तुम भी कर सकते हो, कि ट्रैफिक जो पुलिसमैन होते हैं, ये लोग सारा दिन बेचारे खड़े ही रहते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या सुनते होंगे और क्या क्या जाता होगा बॉडी के अंदर। उनकी अगर आपको सैंपल्स मिलते हैं, ये कोई सिंपल चीज नहीं है लेकिन रिसर्च का टाइप टॉपिक है, लेकिन उसके आपने सैंपल लिए, उसकी आपने कंप्लीट एनालिसिस की और आपने कंट्रोल ब्लड लिया, जो साधारण हमारे जैसे लोग होते हैं, जो लोग कहीं इधर उधर जाते नहीं, वो एक कंट्रोल ब्लड, और आपने उसका कंपैरिजन किया और आपने ये रिलेट कर दिया कि देखिए इसमें ये की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होने के फ्यूचर में चांसेस हैं। तो दिस इज अ गुड कंट्रीब्यूशन कि भैया इसमें ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इसको अब डायबिटीज होने के पॉसिबिलिटी है। आप किसी को क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें हैं, इसको कैंसर होने के चांसेस हैं, बिकॉज दीज आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स एंड देयरफॉर इट इज हार्मफुल। So what you are trying to project is you are giving a data to an agency or the people around, okay, this is what is happening to those people who are standing for 8 hours in traffic, in heavy dense traffic throughout the day, throughout the year. ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हमको क्या रेमेडी करनी है। पॉसिबल रेमेडीज कुड बी that they may be allowed to give this diet so that their concentration, so they are not exposed, जो भी exposure हुआ है वो उनका मिनिमाइज हो सके। या फिर आप ये सजेशन दे सकते हो कि instead of standing for 8 hours, ask them to stand for 2 hours and then 2 hours break and then 2 hours and then 2 hours break, so that जो concentration जो लेवल है उसका वो बॉडी में इतना ज्यादा ना हो जाए, एक्यूमुलेट ना हो जाए कि वो हार्मफुल हो जाता है। ये क्यों हार्मफुल हो जाता है? क्योंकि ये खुद मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, ये अंदर रह के रह जाता है, कहीं भी रहता है, टिश्यूज में चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं बॉडी में जो निकल नहीं पाती, और ये सब चीजें नहीं निकल पाती, इसलिए तो डिजीज हो जाती है, क्योंकि सारा इम्बैलेंस हो जाता है सेल में। सो ऐसा कोई वो सब चीजें इसमें आती है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब साइकोलॉजी भी आती है। जैसे कोविड में क्या सिनेरियो था आपकी सोसाइटी का फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आप सर्वे इसमें ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज, ये थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये काफी डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि आप बोलोगे सैंपल कहाँ से लाऊं,
तो आपको एक हॉस्पिटल कॉन्टेक्ट करना होगा कि आपके पास इस महीने में कितने पेशेंट्स आए थे जिसमें आपने ये पाया था, उसकी हिस्ट्री दो। ऐसे भी रिसर्च चल रही है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि लोग पीएचडी इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंसिव है। तो ये मतलब, बट दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी इफ समबडी। मोनोग्राफ इज समथिंग कि मुझे आज सलोनी जी के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, तो जब से जन्म हुआ तब से अभी तक क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में, वो लाइफ हिस्ट्री में, एक ऐसे मॉलिक्यूल उसके बारे में, ऐसे रिएक्शन उसके बारे में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में, पूरी टाइमलाइन के हिसाब से कि 2020 में आए थे, 21 में आए थे, एमएससी किया, फिर वो 17 में बीएससी में गए थे, फिर ये किया, इनका ये हुआ, वॉट एवर इफ यू राइट अबाउट मटेरियल या सब्सटेंस, अ मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब रेलेवेंट होना चाहिए। अब बोले लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनयूएच, अरे तो फिर तो भैया ये तो नहीं संभलेगा तुमसे, मतलब किसी से नहीं संभलेगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस लेना चाहिए कि सब्सटेंस या रिएक्शन, जैसे एक बिजिनली रिएक्शन मेरे दिमाग में आता है हमेशा, क्योंकि वो 3 कंपोनेंट रिएक्शन होता है, उसको 100 साल हो गए अभी कुछ समय पहले। 100 साल के तुम देखने जाओगे ना तो तुमको बड़ा ही, हाँ बना सकते हो, इस पे भी बना सकते हो कि फर्स्ट टाइम किसने बनाया, कौन से सेट ऑफ मॉलिक्यूल से बनाया, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, उसकी टाइमलाइन। 1936 में इसमें ये हुआ, फिर 1946 में ये हुआ, फिर 1972 में उसके अंदर ये चेंजेस हुए तो उसको रिएक्शन में ये चेंजेस कर दिए तो स्ट्रक्चरली चेंज हो गया, ये और इसमें से और टर्नरी रिएक्शंस बनने लग गए, फिर बहुत सारी चीजें मतलब मोनोग्राफ के अंदर कि आप पूरी हिस्ट्री उसके बारे में लिख दो। इसका फॉर्मेट एकदम अलग होता है और फॉर्मेट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल, टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट। हाँ एचपीएलसी, जैसे किसी को एचपीएलसी में लिखना, अब एचपीएलसी में लिख दो तो 70 साल की हिस्ट्री निकालो उसकी, मिलेगी तुमको, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। उसको तुमको ऐसा बताना है कि कल को अगर यश ने लिखा और किसी को आपको पढ़ना है, अगर आप वो पूरी बुक पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये हुआ था, कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका, उस जमाने में एचपीएलसी कैसा था, ऐसा था। तो वो भी अंदर होगा फोटोग्राफ के साथ। सब मैं कह रहा हूँ, फोटोग्राफ भी आएगा, टेबल भी आएगा, फिगर्स भी आएगा, जो मर्जी आएगा, क्योंकि ये सब में फ्रीडम है लिखने के लिए, सब में, चाहे रिव्यू आर्टिकल हो, चाहे मोनोग्राफ हो, चाहे केस स्टडी हो, the author or the analyst or this thing worker is at liberty to write whichever way he wants to present, but of course when you go for publishing उसकी गाइडलाइंस को चलना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तुमने 10 फिगर दे, उसमें तो 4 है, तो बाकी के निकालने होंगे, उसका भी एक तरीका है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँ, सप्लीमेंट एक होती है उसमें जाके कर सकते हैं, तो वो भी होता है। तो मोनोग्राफ जो ऐसा है, इसमें आप कोट भी लिख सकते हो, जिसने किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा हो कि इस मॉलिक्यूल ने कैसा रेवोल्यूशन कर देगा, वो भी लिख सकते हो। ये पूरा फ्रीडम है इस मोनोग्राफ लिखने में। 1 या 2 ने अभी तक अटेम्प्ट किया है लास्ट ईयर, लेकिन आई डोंट नो हाउ फार दे वर सक्सेसफुल और नॉट, बट इट शुड बेनिफिट टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, टीचिंग एंड रिसर्च। मतलब कोई स्टूडेंट भी पढ़ना चाहेगा ना तो वो उसके बारे में जान ले पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सब चीजें ना, शायद एक ही बार में मैं सब बोलता जाता हूँ तो शायद तुमको सुनने के बाद ओवरडोज हो जाता होगा कि यार ये कितनी सारी चीजें हैं, ये ऐसे करना है, हमसे होगा नहीं होगा। सर तो बोल देते हैं कुछ भी आता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हम कर पाएंगे? मेरा इतना तुमसे कहना है कि तुम हर एक इंसान जितने भी हैं 222 लोग, एवरीबडी इज केपेबल टू डू इट। सिर्फ तुम्हारा मुझे विल चाहिए, एक इच्छा चाहिए कि तुम, हाँ मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करो। और एक इंसान, तुमको मालूम है 222 को तो गाइड नहीं कर सकते ना, इसीलिए मेंटर रखे हुए हैं, एंड दे विल बी गाइडिंग यू। बट दैट डजंट मीन कि कुछ चीजें इतनी डाइवर्सिफाइड होती हैं कि शायद मुझे ना आती हूँ तो तुम दूसरे के पास भी जा सकते हो। तो दैट इज, दिस इज द होल पर्पस। हर चीज हर समय हर इंसान को तो नहीं आती भैया, ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन यू आर फ्री टू टॉक टू एनीवन एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। इसमें भी रेफरेंसेस हैं, जब कुछ करोगे ना तब तुम उसमें और विस्तार से बात करना। और एक बुक चैप्टर, अब बुक चैप्टर भी होता है, एक बड़ी अजीब सी चीज है।
कोई पूछेगा बुक चैप्टर कैसे लिखना है। अब बुक चैप्टर में भी थोड़ी बहुत कहानी आती है, थोड़ा बहुत ओरिजिन आता है। जब तुम पढ़ते हो बुक का कोई चैप्टर, तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें भी होंगी, एकदम सिंपल सिंपल, और थोड़ी एडवांस भी होंगी। सब चीजें उसमें होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ एडवांस होंगी तो तुम्हारे को कुछ ज्यादा जानने, और सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें होंगी तो तुम बड़ी जल्दी पढ़ लोगे, तो उसका कोई एसेंस मतलब पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें सब कुछ आना चाहिए, एक अच्छी सी एक स्टोरी होनी चाहिए चैप्टर में, किसी भी मॉलिक्यूल पे या किसी भी चीज पे या किसी प्रोसेस पे या किसी पे भी, सो दैट एक अगर आपने बुक चैप्टर पढ़ा ना, तो आपको तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हाँ मैं इसके बारे में सब कुछ जान गया, आज की तारीख तक मैं जान गया, जब तक का वो रिव्यू है कि हाँ इसमें ये लिखा है या चैप्टर है। तो ये चैप्टर भी लिखने का थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, नॉट मेजर चेंजेस, बट देर आर सर्टेन चेंजेस व्हेन यू राइट अ बुक, बट the flavor and the essence is slightly different from review article and research article and monograph and book review। एक ये भी तरीका है। अब ये किसी ने आज तक अटेम्प्ट नहीं किया है, आज तक मतलब एक ही साल हुआ है अभी तो, जो अभी ये हुआ, ये किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। और अगर कोई चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको वो बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी। अभी से मैं बता रहा हूं, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, और उसके अंदर उसको इतनी चीजों को जो यहाँ लिखी गई हैं वो चीज उसमें दिखनी चाहिए। ये एक गाइडलाइन उसकी बन गई है। थॉरो डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ बुक ऑफन रिटन इन रिलेशन टू प्रायर रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। मतलब वो बुक जब आपने पढ़ी तब आपको ये लिखना है कि भैया मैंने तो और भी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ये बुक में वो चीज है जो दूसरों में नहीं है, और वो चीज ये है। पूरी बुक को समरी नहीं करनी है, पूरी बुक की समरी नहीं करनी है, लेकिन पूरी बुक पढ़नी है। और पूरी बुक पढ़ने के बाद ये वही कर सकता है जिसने और बुक्स भी पढ़ी हो। तुम्हारी अगर जीवन में पहली बुक है तो थोड़ा दुख होगा, मतलब थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन अगर दो चार बुक पढ़ी हुई है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर एक जने को आना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। तो अगर आपने 3-4 बुक स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ी है, टूट गया तो दूसरे में शिफ्ट हो जाओ। नहीं टूट गया नहीं तो ओके, स्क्रू निकल गया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी है, तो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई बुक आप लेना चाहते हो, नहीं इसको पढ़ना चाहते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें थी, फंडामेंटल चीजें, विच आई कुड रीड इन दैट बुक बट आई डिड नॉट फाइंड इन दिस। इट इज नॉट कि सिर्फ तारीफ करनी है किसी की, मतलब ये भी बताना है कि दीज आर द थिंग्स विच if this would have been also included, it would give us a more complete picture of the techniques। तो वो भी आप लिख सकते हो। स्कोप, पर्पस, कंटेंट, इसका स्कोप क्या था लिखने का, क्यों लिखी किसी ने, तो तुम बता सकते हो कि इट इज नीड ऑफ द आवर that spectroscopy is one such topic in chemical sciences which every student of chemical sciences should be aware of, and every student has to deal with spectroscopic analysis using varieties of technique at some point of time in his studies or in his research। वो भी चीज आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। एंड इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, we can work on that information and then we can go for applications or whatever जो भी आप उससे कुछ डिराइव करना चाहते हो। क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंटेंट्स, क्या चीज है जो अच्छी है, क्या चीज नहीं है जो होनी चाहिए, वो भी लिख सकते हो। इसमें इतना फुल फ्रीडम है, और आपको पता नहीं इसको भी पब्लिश करते हैं। ये भी एक बड़ा यूनिक तरीका है पब्लिश करने का, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग कम करते हैं, मतलब दुनिया में 0.5% लोग 1% करते हैं, लेकिन पब्लिश करते हैं, पब्लिश की बात करते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन ये मैंने ऑप्शन डाल दिया है, अगर किसी दिन किसी को इच्छा हो जाती है, कोई ऐसा आ जाता है जिसको करना, तो वो भी ये कर सकता है। कभी कभी हम जो बुक देते हैं तो उसमें आगे कुछ फोटो बनी होती है ना, उस पर भी आपको कमेंट करना है
भी ऐसे तो नहीं ना, किसी को चित्र तो नहीं बना देते ना कि मिकी माउस का चित्र बना दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी में, नहीं ना, कुछ रेलेवेंस तो होगा ना कि क्यों बनाया, तो तुमको उसके बारे में भी कमेंट करना है। तो पहले ऑब्जर्व करना है, बुक पढ़ोगे, किस थॉट से उसने बनाई होगी वो भी आपको कमेंट करना है। फिर पीछे वाला पेज खोलो, एग्जामिन द फ्रंट मैटर एंड द बैक मैटर, उसके बारे में भी लिखो। ये जितनी भी चीजें आप सुन रहे हो ना, इसमें बस यही है, एक ही चीज मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड हैव पेशेंस, तो यू विल सक्सीड इन दिस। लेकिन इसमें से कभी भी आपका कुछ हिल गया तो ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। समराइज एंड हाँ, इसमें आपको अपने कमेंट्स तो देने ही है, उसके बगैर तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। हमको समरी नहीं देनी, समरी नहीं, समरी के लिए तो बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। ये बुक रिव्यू है, बुक को पढ़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या कमी थी, क्या होना चाहिए था, वो सारी चीजें आपकी जुबानी वो आनी चाहिए इसमें। रिसर्च प्रपोजल ये ऐड कर दिया है, जैसे आपको किसी चीज पर रिसर्च करना है और आपको किसी किसी टॉपिक, जैसे आपको ये करना है, ठीक है, यही टॉपिक, तो आप इस पे एक प्रोजेक्ट लिखो। लेकिन उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा कि लोगों ने दुनिया में ऐसे कितने काम किए हैं और आप उसमें क्या देना चाहते हो एडिशनल, और उसको इस फॉर्मेट में ले आओ। वो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा जब, अगर आपकी इच्छा होती है। और फिर वो प्रोजेक्ट आप फंडिंग एजेंसी को भेज दो कि ये काम करने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो 50,000 में से मैं 20,000 तो केमिकल क्लास में लूंगा, 10,000 मैं फील्ड वर्क में लूंगा, 15,000 मैं सैम्पलिंग में लूंगा, इतना मैं एनालिसिस में लूंगा, फलाना 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 करके जो भी है, 1 लाख 2 लाख जो भी है, वो आपको पूरा प्रपोजल बनाना है, ईयर वाइज प्लान कि कितने साल का वो प्रोजेक्ट होगा और मैं उसमें आपको क्या दूंगा, मैं आपको उसमें क्या दूंगा, मतलब क्या निकलेगा उस प्रोजेक्ट से। वो सारी चीजों का अगर मैं ब्यौरा बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। फॉर्मेट यही है, ये एक जनरल फॉर्मेट है विच इज 90-95% सेम एज व्हाट इज रिटन। माइनर चेंजेस देखो हर एक जगह होते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन फंडिंग एजेंसी। जो पैसा देता है वो भी तो चाहेगा ना ऐसा लाओ, लेकिन ये ज्यादातर यही लोग कहते हैं, इसलिए मैंने समराइज वही चीजें की हैं जो कि लोग मांगते हैं। इतने पॉइंट्स में अगर आप अपना, इतने सेक्शंस में अगर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो प्रपोजल, दिस कैन बी ऑफ 10, 15, 20 पेजेस, so it will be equivalent to a review article, it will be equivalent to a research article, it will be equivalent to a monograph or a case study or whatever book review. Same evaluation pattern, same weightage. इसको पब्लिश नहीं कराया जाता, इसको फंडिंग एजेंसी भेजा जाता है, इसको पब्लिश नहीं कराते, इसको फंडिंग एजेंसी के भेजते हैं। फिर अगर तुम आगे कुछ रिसर्च में जाना चाहते हो तो तुम वो कर सकते हो, देन यू कैन डू विथ योर गाइड, विथ योर मेंटर, विथ योर, ये कर सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, वो तो जो मैंने कुछ चीजें कह भी दी हैं, 70-30 का बारे में बात कर ली है, तो ये सब चीजें हैं। और बस मैं अभी उतना ही कर रहा हूँ। अभी ये रिपोर्ट राइटिंग मीन्स नेक्स्ट पेपर आ गया है, इसके बारे में फिर से डिटेल बात करूंगा। इतना तो बहुत हो गया, अभी भी बहुत हो गया, मुझे भी मालूम है बहुत हो गया। वो देखो मिलन जी तो पहले से ही बहुत हो गया कर रहे हैं, इतने गुस्से में उन्होंने वो आगे का वही तोड़ दिया। किसी तरीके से ये बंद करें, कुछ आवाज करो तो ये बंद करें। तो ठीक है, नहीं, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल्सो दोज हु आर ऑनलाइन। पता नहीं बेचारा ऑनलाइन मुझे कैसे लेते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी बोल देता हूँ जो कि, लेकिन हाँ, लंबा समय चलाना होता है तो कुछ बोलना पड़ता है। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो या आपको कुछ क्वेरीज हो तो आ जाना, जब मेरे पास टाइम हो तो आ जाना, जब मैं कहीं मिल जाता हूँ तो आ जाना, मतलब मेरी तरफ से ना नहीं है। और जब मैं जिसको टाइम नहीं दे पाया या कमिट करके नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं सॉरी कह सकता हूँ, और तो मैं क्या कहूँगा, और शायद बाद में भी यही करना पड़ेगा। बट ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद तो आपका जीवन में कभी क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी, राइट? अब क्लासरूम टीचिंग ये साल के एंड के बाद
कोई क्लासरूम टीचिंग कभी भी नहीं होगी। तो आप ऐसी चीजें भी सीख लेनी चाहिए जो अब आपको कोई सिखाएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप निकल जाओगे ना, फिर आपको ये सब चीज कोई सिखाएगा, फिर सब आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। तो जितनी चीजें सीख लेते हो, समझ लेते हो, बाकी हमारा प्रयास जारी है। वहां पे तो कुछ है ही है, कर ही रहे हैं रोज रोज, लेकिन यहाँ भी कुछ करेंगे। सेम 3 के लिए ऐसे डिसअपॉइंट मत होना। तुम भी हिम्मत मत हारो, हम भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा है, कुछ रास्ता निकाल ही देगा। सब लोग लगे हुए हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और बस इतना ही कहना है। और तुम लोगों को कुछ पूछना है मेरे से? यश, कुछ पूछना है? बहुत कुछ है, हाँ भैया मुझे मालूम है। अब इट इज बिकमिंग वो, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप आया करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखो, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए तुम कहीं भी बैठ सकते हो। मेरे में ऐसा नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक है तो ये नहीं आएगा, ये फिजिकल है तो नहीं, कोई भी आके बैठ जाओ बस। मेरे को कभी भी इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दूसरे कॉलेज वाला भी कोई अच्छा बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, उसकी इच्छा है, तो क्यों ना आए। मतलब किसी से भी क्यों ना सीखे, मैं नहीं, कोई भी क्यों ना हो। मैं अकेला नहीं, तो हम बहुत सारे लोग हैं। किसी के साथ आके सीखने में क्या जाता है, उसी को तो आए हो। और यही समय है, बाद में कोई तुम्हारी क्लास नहीं लेगा, याद रखें। ना कोई तुम्हें बुलाया जाएगा, ना तुम जाने वाले। फिर तो दूसरी दुनिया में चले जाओगे, फिर कुछ और ही होता है। मतलब कि सीखने वाली चीज नहीं होती है। फिर जो कहा जाता है ना, उतना उसके अंदर वो डाल के बस सुबह शाम वही काम करते रहते हो। सो देन यू डोंट लर्न, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। वो जो भी काम कर रहे हो उसमें तुम एक्सपर्ट हो जाते हो। लेकिन इसके सिवाय आप धीमे धीमे 2-4 साल के बाद सब कुछ दूर हो जाता है तुम्हारे में से। कुछ भी तुम, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल के बाद जब आओगे ना, तो हम तो तुम पूछेंगे, हाँ सुना सुना लग रहा है बस, बाकी कुछ आता आता नहीं है। हाँ, जो काम करता हूँ ना, जितना मुझे दिया कन्फाइंड, उसमें सर आप कुछ भी पूछो, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लर्निंग तो हमेशा ही होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। एंड कल का शेड्यूल आपको मिल ही गया है। कल पटेल सर हैं, फिर मैसूरा सर, वही जैसे ही है हमारे लाइन से वैसे आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल दोज हु आर ऑनलाइन। हाँ अच्छा, हाँ पूछ लो भैया, तुम पूछ लो। सेम 3 में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और उसमें सपोज मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक का है, और मुझे फिजिकल का कोई सब्जेक्ट इलेक्टिव में स्वयं पोर्टल में लेना है, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पेशलाइजेशन है? स्वयं हाँ। पोर्टल की बात करो? अच्छा देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था स्वयं पोर्टल के बारे में, कि वो 3 क्रेडिट का होता है। हमारा इलेक्टिव जो है, वो जो हमारा सिलेबस है उसमें 4 इलेक्टिव होना चाहिए। तो आपको दो स्वयं के करने होंगे। आपके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्रेडिट्स 6 हो जाएंगे, और वो मेंशन भी होंगे 6 क्रेडिट आपके मार्कशीट में। मतलब इंस्टेड ऑफ 96 क्रेडिट टोटल, आपके 98 क्रेडिट्स हो जाएंगे, लेकिन आपको 2 करने पड़ेंगे। और सर, जो स्पेशलाइजेशन है उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट फिजिकल का हो, एनालिटिकल का हो, वो चलेगा इलेक्टिव में? ऐसा है, इन 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 प्रिंसिपल आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांच के हो। लेकिन मतलब फिर एक चीज होगी कि आपको वो शेड्यूल में से निकल के दूसरे के टाइमिंग के हिसाब से उसमें बैठना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, एक लड़का या 2 लड़के के लिए पूरा टाइम टेबल शिफ्ट नहीं होगा। सपोज तुम ऑर्गेनिक में हो, तुमको कोई फिजिकल के इलेक्टिव में इंटरेस्ट है, तो तुमको फ्रीडम है कि तुम वो इलेक्टिव दे सकते हो। ये क्लियर है, इन प्रिंसिपल दिस इज फाइन। लेकिन अब तुम बोलोगे कि वो लेक्चर में मेरा टाइम क्लैश हो रहा है, मैं इधर हूं या इधर जाऊं, तो वो क्या है ना, हमारे पास ऐसा कोई ना तो मैन पावर अभी इतनी है कि हम आपका एक्स्ट्रा ले सके। आपको कुछ चीज छोड़ के इसमें आनी पड़ेगी, या तो डबल काम करना पड़ेगा। वहां भी सुन लो, फिर जब इसका हो तो इसमें भी सुन लो। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। अच्छा, तुम विशाल ही हो। हाँ विशाल, तो देखो, तुम्हें ना कभी अगर यहाँ आ रहे हो तो मिल लो मेरे से एक बार। मैं तुम्हारी क्या जान लूं, तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से तुमको एडजस्ट करना है। पहले तुम इलेक्टिव डिसाइड नहीं कर लो। सर, वैसे तो मुझे वो मतलब स्वयं में जाना नहीं है, पर वो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हो, ओके। देखो ऐसा है कि विशाल, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुमको जो भी है, तुम एक बार मेरे पास यहाँ आ जाओ।
डिपार्टमेंट में, तो मैं तुमसे थोड़ा सा विस्तार में बात करूँ इसके बारे में, क्योंकि तुमको अभी स्वयं के बारे में भी पहले मुझे बताना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उसमें हमारा हाथ कुछ नहीं है, उसमें सब आप किसी और के साथ काम करोगे। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका, या तो आईआईटी दिल्ली है या हैदराबाद है, किसी से तुम्हारा कांटेक्ट करके रजिस्टर करके ऑनलाइन, उसी का तुमको इंटरनल भी देना है, उसी का तुमको एक्सटर्नल भी देना है, वही तुमको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वही तुमको क्रेडिट इशू करेंगे, और वही क्रेडिट हम आपके मार्केट में डालेंगे। हाँ, चॉइस टॉपिक कुछ भी होता नहीं, स्वयं के भी हमने दिए हैं इस सिलेबस में। हाँ, आपने जो टॉपिक दिया है जरूरी नहीं कि ऑनगोइंग हो, और ये जो आप बता रहे ना एग्जाम सिस्टम इज लाइक कि जो ऑनगोइंग चल रहा है उन्हीं के एग्जाम। हाँ बिल्कुल, पे 1000 रुपीज। तो फिर जो हम पढ़ाते वही करना चाहिए। फिर उसका एग्जाम नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो खत्म, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए देखो, मैं आपको पहले दिन ही बताया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तुम बोलोगे कि नहीं पास करी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसका सर्टिफिकेट वहां से आएगा, वो उसी पे हमें चलना है। इसीलिए, और दूसरी चीज मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट, 3 क्रेडिट है वहां पे, आपने देखा हो तो, और हमको 4 क्रेडिट चाहिए। अगर 3 क्रेडिट हुए, 95 क्रेडिट होगा तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। यूनिवर्सिटी फिर बोलेगी 1 क्रेडिट नु बाकी से फरी आपो। इसीलिए जब भी स्वयं करो तो 2 करो, जो मर्जी आए करो, मतलब जो हमने दिया है, जो ऑनगोइंग है। हाँ, सिलेबस में से है वो, और अगर सिलेबस में नहीं है, वो भी करना है, तो आप पहले हमको इन्फॉर्म कर दो, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। वो भी फ्रीडम है। लेकिन होता क्या है, सबका रजिस्ट्रेशन जुलाई में होता है, और अभी जुलाई में आपकी ब्रांच सिलेक्ट नहीं हुई है, और बाय द टाइम जब सब कुछ होगा, तब तक वो कोर्स शुरू हो चुका होगा। और फिर आपका उसका इंटरनल भी होता है, उसका एक्सटर्नल भी होता है, और दोनों के पास मार्क्स उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज अ कोर्स। वो एवरी पेपर इज अ कोर्स, याद रखो, एवरी पेपर इज अ कोर्स। अगर आप कोई दूसरा कोर्स लेते हो, 50 जो भी नंबर आता है उसका कोर्स लेते हो, मेक श्योर कि वो 4 क्रेडिट्स का हो। अगर 3 क्रेडिट का है तो आप 2 कोर्स करना, 6 क्रेडिट एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का नाम है। 96 क्रेडिट टोटल एमएससी में मिलेंगे, तो ही एमएससी की डिग्री मिलेगी। 96 के बाद 96 के बाद 200 भी क्रेडिट, तो वो सब अलाउड है, लेकिन 95 अलाउड नहीं है। और हर स्वयं कोर्स में आपने देखा है कि 3 क्रेडिट लिखा है, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं पहले से एडवाइस कर रहा हूँ, अगर भी कोई भी जना ऑनलाइन भी जो भी ये करना चाहते हो, प्लीज पहले ना हमसे कंसल्ट कर लेना, कंसल्ट टीचर से भी कंसल्ट कर लेना, कि कहीं बाद में आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसमें उनके शेड्यूल से सब कुछ चलना है, उनके असाइनमेंट तुम्हें सबमिट करने हैं। उन्होंने आपको इवैल्यूएशन में कम दिया, तो हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि अब आप इसको पास करो। तो वो थोड़ा सा सब लोगों को अभी से मैं वापस से वार्न कर रहा हूँ, राजर, जब भी जाने से पहले अपनी मर्जी से कुछ मत करना। पहले आके टीचर को जो भी कंसर्न उसको बता देना कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, तब कुछ उसका नतीजा निकलेगा, वरना फिर ठीक नहीं। हेलो सर। हाँ, यस 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 सर ये पॉसिबल, ये लेक्चर की पीपीटी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर युवराज। हाँ, युवराज, युवराज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।